हेलो बच्चों, माई सेल्फ वीके गर्ग और PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सीरीज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 20 इयर्स PYQ नीट 20 इयर्स PYQ फ्रॉम द चैप्टर रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। इस वीडियो के लास्ट में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन रिजॉल्विंग पावर एंड लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। वो क्वेश्चन मेनली वेव ऑप्टिक्स में दिए होते हैं बुक्स में, बट हम यहीं पे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ ही उन्हें डिस्कस कर देंगे। रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के क्वेश्चन ईयर वाइज हैं बच्चों, जो पहले आया है वो पहले करवाया जाएगा, बट जो हमारे पास लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन और रिजॉल्विंग पावर, ये काफी बच्चों का एक डाउट रहता है कि इसको कैसे सॉल्व करना है, क्या है, तो उसके ऊपर बेस्ड मैंने लास्ट में एक साथ कर दिए हैं सारे के सारे क्वेश्चन। क्लियर है बच्चों? काफी क्वेश्चंस हैं, आपको पता है रे ऑप्टिक्स इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द नीट। मॉडर्न फिजिक्स, थर्मोडायनामिक्स के बाद हमारे पास ऑप्टिक्स ही हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट है। तो 20 सालों में काफी सारे क्वेश्चन इसमें से पूछे गए हैं। नियरली 60 क्वेश्चन हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। हो सकता है कुछ उससे ज्यादा हो या उससे थोड़े से कम हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द रे ऑप्टिक्स। क्या कहता है बच्चों? 2020 एंड 2012 दोनों में ये सेम क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। क्या कहता है ये क्वेश्चन? गौर से देखिए बेटा। अ रे, मैं थोड़ा सा इसे जूम कर लेता हूं सो दैट फॉन्ट इसका बड़ा हो सके। यहां पर इस तरीके से हम इसको जूम कर लेते हैं बच्चों, ठीक है। A ray is incident at an angle of incidence I on one surface of small angle prism. Small angle prism with angle of prism अगर हम देखें तो this is A. Emerges normally from the opposite surface. Normally on the opposite surface. इसका क्या मतलब है बच्चों? What do you mean by normally from the opposite surface? इसका मतलब E इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या हो जाएगा? R2 इज इक्वल टू 0 डिग्री। इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज म्यू देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस। अगर आप गौर से देखें बच्चों, अगर R2 0 है, एज वी नो R2 प्लस R1 इक्वल टू A, तो यहां से हम कह सकते हैं R1 इज इक्वल टू A। तो हमारे पास स्नेल्स लॉ क्या लगेगा बच्चों? 1 साइन I ऑन द इंसिडेंट सरफेस, आप क्या लगा सकते हैं? म्यू साइन R1। इंसिडेंस सरफेस के ऊपर आप क्या लगा सकते हैं? 1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन R1। क्योंकि ये स्मॉल एंगल प्रिज्म था, हमने ये वहां पर ऊपर हाईलाइट भी की थी बात। स्मॉल एंगल प्रिज्म बच्चों, स्मॉल एंगल प्रिज्म का मतलब हम ये एंगल्स को क्या मान सकते हैं? स्मॉल। अगर हमारे पास स्मॉल एंगल प्रिज्म है तो ये जो साइन ए है, इस साइन ए को क्या लिखा जा सकता है? म्यू ए। अगर ये टोटल वैल्यू हमारे पास स्मॉल होगी तो आई को भी क्या लिखा जा सकता है बच्चों? साइन आई को हमने क्या लिख दिया? आई। तो अप्रोक्सीमेटली हमारे पास जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्या आता है? म्यू ए। आप देख सकते हैं दोनों ही बार यही पूछा गया है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्लियर बच्चों? ओके, तो 2020 2012 क्वेश्चन रिपीट हुआ है, आप इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, इन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द क्रिटिकल एंगल फॉर द पेयर ऑफ मीडिया इन कॉन्टैक्ट। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है बेटा, ये हमारे पास किसके बराबर है? गौर से देखिए बेटा, व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू क्रिटिकल एंगल। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है बच्चों। जब I इक्वल टू थीटा सी होता है फॉर द पेयर ऑफ मीडिया इन कॉन्टैक्ट, व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, थ्योरेटिकल क्वेश्चन था बच्चों। तो क्या होता है? लाइट जो है वो सरफेस के साथ ग्रेज करती है, तो रिफ्रैक्शन एंगल क्या होता है बच्चों? 90 डिग्री। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है बच्चों? 90 डिग्री। ये आप सबको याद होता है और सबको पता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए बेटा, टू सिमिलर इक्यू कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ f
आर केप्ट कोएक्सियली इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर। दो लेंस है बेटा, हम यहां से लेंस को इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। लेंस को यहां से हम ले आते हैं, यहां पर लेंस कहां गया, यहां पर बना के रखा था मैंने लेंस, चलिए नहीं मिल रहा है। ओके चलिए कोई बात नहीं, फिर से बना लेते हैं बेटा। ये देखिए ये मिल गया फाइनली हमारे पास, ये लेंस है। अगर ये हमारे पास एक लेंस है इक्यू कन्वेक्स लेंस बच्चों, इक्यू कन्वेक्स लेंस का मतलब जिसकी दोनों सरफेसेस क्या हो, कन्वेक्स, और इक्यू का मतलब उनके रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो, बराबर। क्लियर है बच्चों। इसकी फोकल लेंथ क्या होती है इक्यू कन्वेक्स की, 1/f म्यू -1 1/r माइनस r। तो ये हमारे पास क्या होती है बच्चों, r/2 म्यू -1। अब हमारे पास ऐसे दो थे, अब हमारे पास ऐसे क्या थे बच्चों, दो हैं। तो दोनों को इस तरीके से हमने देखिए कॉन्टेक्ट में रख दिया, दोनों को कॉन्टेक्ट में रख दिया गया है। तो फोकल लेंथ कितनी है, f1। क्या होती है बच्चों, जब दो लेंस को कॉन्टेक्ट में रखते हैं तो फोकल लेंथ क्या होती है, 1/f + 1/f। तो ये क्या हो गई बेटा, f1 हो गया है f/2। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। What it says in further statement, when the space between the two lenses is filled with glycerin which has same refractive index, इसको हमने फिल कर दिया बेटा ग्लिसरीन के साथ, इसको हमने फिल कर दिया ग्लिसरीन के साथ, तो ये हमारे पास एक थर्ड फोकल लेंथ हो जाएगी। कौन सा लेंस बन गया बेटा, ये गौर से देखिए, ये कौन सा लेंस है, ये वाला बन गया है इक्यू कनकेव लेंस। इसकी फोकल लेंथ क्या होगी बच्चों, फोकल लेंथ हमारे पास क्या हो जाएगी, इसी के बराबर होगी। फोकल लेंथ क्या होगी, बस यहां पर क्या लग जाएगा, माइनस साइन, क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी सेम है। तो ये सिंपली हम क्या कह सकते हैं, एफ के बराबर कह सकते हैं बच्चों। तो क्या होगा, अब कह रहा है विच हैज दिस द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। इसे आप जरूर समझे बेटा, ये जो नया लेंस बना है ये इक्यू कनकेव लेंस है बच्चों, क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी सेम है, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी सेम है। तो ये सिंपली किसके बराबर होगी, फोकल लेंथ नेगेटिव ऑफ कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ होती है पॉजिटिव, इसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, नेगेटिव। ये बात समझ में आई बच्चों। अगर ऐसा है तो बेटा इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या आएगी बेटा इस केस में, 1/f1 + 1/-f + 1/f। ये कट जाएगा बच्चों, तो f इक्विवेलेंट किसके बराबर आ गया, f। तो आप इसे लिख सकते हैं 2f1। तो क्या पूछा है बच्चों इन्होंने, f1/f2, f1/f2। तो f1/f2 क्या हो जाएगा बच्चों, 1:2। इस इक्विवेलेंट को इन्होंने क्या नाम दे दिया है, इस इक्विवेलेंट को इन्होंने नाम दिया है f। गेटिंग माय पॉइंट बच्चों, आंसर इज गोइंग टू बी 1:2। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, ये भी लेंस के ऊपर है। इक्यू कन्वेक्स लेंस हैज पावर P। फिर से लेंस को इंट्रोड्यूस करते हैं भी, फिर से लेंस को इंट्रोड्यूस करते हैं। इट इज कट इनटू 2 सिमेट्रिकल हाफ्स बाय प्लेन कंटेनिंग द प्रिंसिपल एक्सिस। तो किस प्लेन के कोरस्पॉन्डिंग कट कर दिया बच्चों, ये हमारे पास कटिंग प्लेन है। अगर ये हमारे पास कटिंग प्लेन है बच्चों, तो लेंस क्या बचेगा हमारे पास, लेंस क्या बचेगा, गौर से देखिए बच्चों। ये अगर हमारे पास है, हम इसको ओ माय गॉड अनग्रुप कर देते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको गायब कर देंगे यहां से, हम इसको यहां से क्या कर देंगे बच्चों, गायब कर देंगे। तो ये बचेगा हमारे पास हाफ पार्ट। तो क्या सिखाया जाता है बच्चों, अगर आप एक रे यहां से देखें तो वही सेम तरीके से जैसे इसमें कन्वर्जेंस हो रही थी वैसे ही यहां पर भी कन्वर्जेंस होगी बेटा। अगर कोई रे पैरेलल आ रही है बेटा, अगर कोई रे पैरेलल आ रही थी, अगर कोई रे पैरेलल आएगी तो यहां से जिस तरीके से ये वाली रे कन्वर्ज होगी उसी तरीके से यहां पर हमारे पास फोकल लेंथ आएगी बेटा। तो सेम तरीके से कन्वर्जन होती है तो फोकल लेंथ क्या रहती है, सेम। बट जब इस एक्सिस के अबाउट काटते हैं तो फोकल लेंथ चेंज होती है। ये क्वेश्चन भी अभी आगे आएगा। तो इस केस में फोकल लेंथ क्या रहेगी, सेम, तो पावर भी बच्चों क्या रहेगी, सेम। क्लियर है। मूविंग टूवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, गौर से देखिए।
कहता है डबल कन्वेक्स लेंस हैज फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ वन ऑफ द सरफेस, इक्यू कन्वेक्स नहीं है, डबल कन्वेक्स है, दोनों साइड से कन्वेक्स है, बट दोनों के रेडियस क्या हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं बच्चों। एक सरफेस का रेडियस कितना है, वो डबल है दूसरी सरफेस के, R1 मान लो डबल है R2 के। फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फोकल लेंथ क्या होती है बच्चों डबल कन्वेक्स के लिए, म्यू माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। आप इसे लिख सकते हैं, ये है 1/2, ये क्या बनेगा बच्चों यहां पर 1/R1, आप इसे लिख सकते हैं 2R2, और ये हो जाएगा प्लस R2 बच्चों। तो ये एफ फोकल लेंथ किसके बराबर आ गई, 4/3R2, 4/3R2 ये लिख सकते हैं बच्चों। तो फोकल लेंथ कितनी दी गई है आपको 25, तो 25 इंटू 3/4 करेंगे तो ये R2 आ जाएगा बेटा 75/4, R2 कितना है 75/4, और R1 कितना हो जाएगा बच्चों, R1 होगा 2 टाइम्स 150/4, ये बड़ी आसानी से देखा जा सकता है 37.5, क्योंकि बाय 2 75/2, 75/2 मतलब 37.5 और उसका आधा, तो 37.5 और उसका आधा कौन सी ऑप्शन में दिख रहे हैं, डी ऑप्शन में। ओके बच्चों, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हो और आप इनको सीख रहे हो कैसे सॉल्व करना है। अगर ऐसा है, आप वीडियो देख रहे हैं बच्चों, तो मैं आपको फिर से याद दिला दूं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स आल्सो, एंड वीडियो को लाइक करना तो आपको पता ही है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है देखेंगे जरा, कहता है पिक द रॉन्ग आंसर इन कंटेक्स्ट विद रेनबो। रेनबो बच्चों क्या होता है, when the light rays undergo two internal reflection in water drop a secondary rainbow form, ये बिल्कुल सही है। दो तरीके के होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी में एक इंटरनल रिफ्लेक्शन, दो रिफ्रैक्शन, सेकेंडरी में दो इंटरनल रिफ्लेक्शन, एक और दो रिफ्रैक्शन। और ऑर्डर ऑफ कलर इज रिवर्स्ड इन सेकेंडरी, बिल्कुल सही, ऑर्डर रिवर्स हो जाता है। द ऑब्जर्वर कैन सी रेनबो व्हेन हिज फ्रंट इज टुवर्ड्स सन, नो माय डियर फ्रेंड्स, क्या होता है, ऑब्जर्वर कैन सी अ रेनबो व्हेन हिज बैक इज टुवर्ड द सन। रेनबो इज कंबाइंड इफेक्ट ऑफ डिस्पर्शन, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन, बिल्कुल सही। जब TIR होती है तो वहां डिस्पर्शन होती है, उस डिस्पर्शन की वजह से हमारे पास हमें कलर स्प्लिट दिखाई देते हैं, रेनबो दिखाई देता है। ओके बच्चों, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखिए जरा, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। If the object is displaced through a distance of 20 centimeter toward the mirror, oh my God, गौर से देखिए बच्चों, ये हमारे पास क्या है, एक कनकेव मिरर, और ये कनकेव मिरर के ऊपर कमाल की बात है, देखिए फोकल लेंथ हमारे पास कितनी है, फोकल लेंथ हमारे पास है बच्चों 15 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट कहां पर है 40, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से अवे पड़ा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर है। तो क्या होगा बच्चों, हम सबसे पहले लोकेट करेंगे इसकी इमेज कहां बनेगी, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो 1/f क्या हो जाए, सॉरी 1/v क्या हो जाएगा बच्चों, ये होगा 1/f कितना है इसका -15, और -1/u कितना है बच्चों -40। आप इसे सॉल्व करेंगे तो क्या बच रहा है -24 सेंटीमीटर। आप एलसीएम लेके इसे सॉल्व कर सकते हैं बच्चों, 120 एलसीएम आएगा तो ये बचेगा -24 सेंटीमीटर। ओके बच्चों, अब ये आ गया V1, अब कह रहा है ये 20 सेंटीमीटर टूवर्ड आ गया, पहले 40 पे था, अब 20 आ गया, तो अब ऑब्जेक्ट कहां आ गया बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में, ये फोकस था, सॉरी फोकस के बीच में बेटा, क्योंकि ये 15 सेंटीमीटर था और ये वाला 30 सेंटीमीटर। अब ये 20 पे है,
20 पे है तो V2 कहां होगा? अब फिर से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। 1/-15 फोकल लेंथ है, ऑब्जेक्ट कहां पड़ा है? -20 पे। आप एलसीएम ले लेंगे 60, यहां क्या बचेगा बच्चों? यहां बचेगा -4, यहां बचेगा +3, V2 आ गया है -60 सेंटीमीटर। तो पहले कितनी दूरी पे थी इमेज? 24, यहां पर थी इमेज, फिर कहां पर है? 60। तो डिस्टेंस कितना चली बेटा? कितना डिस्टेंस मूव किए है? 60 - 24, 36 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर। किस तरफ गई है इमेज? 36 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर। गेटिंग माई पॉइंट? तो आंसर क्या आएगा बच्चों? बी। आप देख सकते हैं बच्चों, रे ऑप्टिक्स में क्वेश्चन उतने आसान नहीं है जितने हमने बाकी चैप्टर्स में देखे थे। नीट में आपने फ्रिक्शन की पीवाईक्यू देखी होगी, उसमें भी क्वेश्चंस क्या थे? टफ थे। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फोर्स की पीवाईक्यू देखी होगी तो उसमें भी काफी सारे क्वेश्चन टफ आए हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड एनर्जी की वीडियो देखी होगी, उसमें भी क्वेश्चन थोड़े से टफ एंड लेंथी आए हैं बच्चों। क्लियर है? तो नीट में ऐसा नहीं कि हमेशा सारे क्वेश्चन आसान आते हैं। 35 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन आसान आते हैं, बट 10 to 15 क्वेश्चन में आपको थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करनी पड़ती है। तो आप इसकी प्रैक्टिस, मुझे पूरी उम्मीद है, डेली एक फुल सिलेबस टेस्ट देकर कर रहे होंगे, क्योंकि जो नीट है वो आपका बहुत पास है। 10 to 15 डेज बचे हैं। डेली एक फुल टेस्ट प्रैक्टिस करें, एक्स्ट्रा पेज आप यूज ना करें, जो पेज है उसी के ऊपर आप सॉल्व करें, क्योंकि नीट में नहीं मिलेगा। ओके बच्चों, चलिए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्या कह रहा है बच्चों इस क्वेश्चन में? द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म is √2 and the angle of prism is 30 degree. Angle of prism is 30 degree. One of the two refracting surface of the prism is made a mirror. ये भी क्वेश्चन 2 बार आ चुका है, बट मुझे आई डोंट नो कि मैं इसको कैसे कॉपी करना भूल गया वहां से, बट मुझे ये याद आ रहा है कि ये 2 बार आ चुका है। चलिए कोई बात नहीं, आ जाएगा आगे वाली वीडियो में, मतलब इसी वीडियो में आगे आ जाएगा बच्चों। तो क्या है? कहता है एक सरफेस को हमने सिल्वर कर दिया, मिरर कर दिया बाय सिल्वर कोटिंग। कहता है अ बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट एंटरिंग द प्रिज्म फ्रॉम द अदर फेस रीट्रेस इट्स पाथ। बच्चों, रीट्रेस इट्स पाथ, कब एक लाइट रीट्रेस करती है अपना पाथ? जब वो मिरर को नॉर्मली स्ट्राइक करती है। तो इस केस में यहां पर जो रे स्ट्राइक की होगी वो कैसे स्ट्राइक की होगी? नॉर्मल। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों? यहां पर अगर ये नॉर्मली स्ट्राइक की है तो इसका मतलब हो गया R2 = 0। R2 कितना हो गया बच्चों? R2 क्या होता है? एंगल विद द नॉर्मल, वो 0 हो गया। अब हमें क्या क्या गिवन था? म्यू = √2। एंगल ऑफ प्रिज्म क्या गिवन था? 30 डिग्री। पूछा गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, बहुत ही आसान हो गया बच्चों। क्यों? R1 + R2 किसके बराबर है? A। तो R1 कितना आ गया बच्चों? 30 डिग्री। तो आप अब स्नेल्स लॉ लगा देंगे। इस फेस पे क्या लगा देंगे बच्चों? स्नेल्स लॉ। ये I है, ये R1 है, तो क्या होगा? 1 × sin I, μ1, म्यू × sin R1। तो म्यू कितना है? √2। sin 30 1/2। तो sin I हमारे पास क्या बनेगा बच्चों? 1/√2। तो I कितना हो गया? I कितना हो गया है? 45 डिग्री। तो आंसर आएगा बी ऑप्शन। गेटिंग माई पॉइंट बच्चों? ओके। तो अगर आपको ये पसंद आ रही है बेटा वीडियो, आप इसे देख रहे हैं, तो इसे लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है? एस्ट्रोनॉमिकल रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। देखिए इंस्ट्रूमेंट का क्वेश्चन आ गया है, 2018 में आया था। एस्ट्रोनॉमिकल रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप will have large angular magnification and high angular
रेजोल्यूशन व्हेन इट हैज ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ। अगर आप गौर से देखें बेटा, मैग्निफिकेशन, एंगुलर मैग्निफिकेशन होती है f0/f(e) नेगेटिव साइन के साथ, क्योंकि इसमें इमेज क्या बनती थी, इन्वर्टेड। तो सबसे पहले अगर हम देखें, अगर हमें ये लार्ज चाहिए तो हमारे पास फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव की क्या होनी चाहिए बच्चों, लार्ज। फोकल लेंथ क्या होनी चाहिए बच्चों, लार्ज। तो हमारे पास ये वाला और ये वाला ऑप्शन कट गया। अब है डायामीटर। अब हमें क्या चाहिए, हाई रेजोल्यूशन। हाई रेजोल्यूशन, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन क्या होता है, थीटा, 1.22 लैम्डा बाय डायामीटर। हाई रेजोल्यूशन, हाई एंगुलर रेजोल्यूशन मतलब हम जितना छोटा एंगल देख पाएंगे, जितना हम छोटा एंगल देख पाएंगे उतना ही ज्यादा उसकी रेजोल्यूशन अच्छी होगी बच्चों। डेल्टा थीटा क्या बताता है, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, कि हम कितना स्मॉल एंगल देख सकते हैं। तो जितना ज्यादा छोटा एंगल देख पाएंगे उतनी ही ज्यादा उसकी रेजोल्यूशन होगी। तो अगर हमें डेल्टा थीटा स्मॉल चाहिए तो डी क्या चाहिए बेटा, लार्ज। तो डायमीटर भी क्या चाहिए, लार्ज। तो क्या आएगा बेटा, डी ऑप्शन। क्लियर है। एंगुलर रेजोल्यूशन ज्यादा होने का मतलब लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन कम, एंगुलर रेजोल्यूशन ज्यादा होने का मतलब रिजॉल्विंग पावर ज्यादा। तो वो हमारे पास यहां से आपको देखना है। मूविंग टूवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अ थिन प्रिज्म हैविंग रिफ्रैक्टिव एंगल 10 डिग्री is made of glass, is made of glass of refractive index 1.42. Prism is combined with another prism of glass of refractive index this. This combination produce dispersion without deviation. Without deviation का मतलब होता है बच्चों, दोनों की वजह से जो डेविएशन होगी आप उसे क्या कर दोगे, जीरो। विदाउट डेविएशन का मतलब है दोनों की वजह से जो डेविएशन है उसका सम जीरो। पहले की वजह से डेविएशन क्या होगी बेटा, क्योंकि ये स्मॉल प्रिज्म है, थिन प्रिज्म कहा गया है, तो वो होगी 1.42 - 1 इंटू एंगल। दूसरे की वजह से होगी 1.7 - 1 इंटू एंगल। तो क्या आ जाएगा बच्चों, यहां से A2 आ गया 0.42 इंटू 10 डिवाइड बाय 0.7 विद द नेगेटिव साइन, विद द नेगेटिव साइन ये हमारे पास आ जाएगा। क्लियर है बच्चों। देखिए जरा, तो अब अगर हम देखें तो रिफ्रैक्टिव ये पूछा गया था, आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ गया है बच्चों, 6 डिग्री। 6 डिग्री विद नेगेटिव साइन का यहां पर क्या सिग्निफिकेंस होता है, इसका मतलब होता है कि जो प्रिज्म है वो क्या होगा, इन्वर्टेड प्रिज्म होगा। जो दूसरा प्रिज्म है वो हमारे पास क्या होगा, इन्वर्टेड होगा, और इसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। क्लियर बच्चों। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ बीम ऑफ लाइट। इस क्वेश्चन ने बहुत सारे बच्चों को परेशान किया, बहुत सारे बच्चों ने ये क्वेश्चन डाउट पूछा बेटा। क्या कहता है, अ बीम ऑफ लाइट फ्रॉम सोर्स एल इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ प्लेन मिरर फिक्स्ड एट अ सर्टेन डिस्टेंस एक्स। ये हमारे पास एक प्लेन मिरर है बच्चों। एक जो बीम है वो नॉर्मली इसके ऊपर स्ट्राइक कराया गया, नॉर्मली स्ट्राइक कराया गया है फ्रॉम अ सोर्स एट डिस्टेंस एक्स। द बीम इज रिफ्लेक्टेड बैक एज अ सपोर्ट स्पॉट ऑन अ स्केल प्लेस्ड जस्ट अबव द सोर्स। इस सोर्स के ऊपर हमने यहां पर क्या रखा है, एक स्केल रख रखा है। कहता है व्हेन द मिरर इज रोटेटेड थ्रू अ स्मॉल एंगल थीटा। इस मिरर को रोटेट कर देते हैं बेटा, इस मिरर को क्या कर देते हैं, कॉपी किया, पेस्ट किया, हल्का सा रोटेट कर दिया। देखिए हमने इसको हल्का सा ऐसे रोटेट कर दिया, समझ गए भी। कलर बदल देते हैं इसका, ये वाला। तो बेटा अगर मिरर थीटा एंगल से रोटेट होता है तो आपने अपनी नोटबुक्स में लिखा होगा जो रिफ्लेक्टेड रे है, जो रिफ्लेक्टेड रे है वो कितने एंगल से टर्न हो जाती है बेटा, इफ मिरर टर्न बाय एंगल थीटा, रिफ्लेक्टेड रे टर्न बाय एंगल 2 थीटा। तो ये स्पॉट कितना ऊपर चला जाएगा बच्चों, कहता है द स्पॉट ऑफ लाइट इज फाउंड टू मूव थ्रू अ डिस्टेंस y। ओके बच्चों, थीटा क्या होगा। अब अगर आप ध्यान से देखें स्टेटमेंट में तो वर्ड यूज किया गया है स्मॉल एंगल।
स्मॉल एंगल अगर है तो tan 2 थीटा किसके बराबर था बच्चों, y/x। स्मॉल एंगल के लिए tan थीटा को क्या लिखा जा सकता है, थीटा। तो हमारे पास क्या रिलेशन आएगा बच्चों, थीटा आ जाएगा y/2x। तो क्या बनेगा, डी ऑप्शन। क्लियर है बेटा, ओके ओके। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों ने बेटा डाउट पूछा है ना। मैं फिर से बता देता हूं, इनिशियली सोर्स यहां था, परपेंडिकुलरली लाइट स्ट्राइक करेगी तो वो वापस से रिफ्लेक्ट उसी पाथ के अलोंग होगी। बट जब हम मिरर को बेटा रोटेट करेंगे तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट है इट टर्न्स बाय एन एंगल 2 थीटा। क्योंकि ये हमें स्मॉल एंगल दिया था क्वेश्चन में, ये हमें स्मॉल एंगल दिया गया था, तो हमने tan थीटा को रिप्लेस कर दिया 2 थीटा से और हमने थीटा फाइंड कर लिया बेटा। ओके बच्चों, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए कहता है कि हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ अ रे ऑफ लाइट एट रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ प्रिज्म। आप देख सकते हैं प्रिज्म लास्ट में कराया जाता है ज्यादातर जगह पर और बहुत ही कम टाइम में कराया जाता है, बट प्रिज्म के ऊपर क्वेश्चन कितने ज्यादा आए हैं ये आप देख सकते हैं। ठीक है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ प्रिज्म इज 45 डिग्री, द एंगल ऑफ प्रिज्म इज 60 डिग्री। आई हमें कितना दे दिया है बच्चों, 45, एंगल ऑफ प्रिज्म दे दिया है 60 डिग्री। इफ दिस रेज सफर मिनिमम डेविएशन थ्रू द प्रिज्म, मिनिमम डेविएशन क्या होती है बच्चों, 2 इंटू एंगल ऑफ इंसिडेंस माइनस ए, तो वो कितनी आ गई, 30 डिग्री। द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म, ये एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन आ गया बेटा। दो ऑप्शन है। अब अगर आप देखें एट मिनिमम डेविएशन R1 R2 इज इक्वल टू a/2, 30 डिग्री बेटा, तो आप स्नेल्स लॉ लगाएंगे ऑफ इंसिडेंस एट इंसिडेंस 45 डिग्री, म्यू इंटू साइन R1 कितना है बच्चों, 30 डिग्री। तो ये कितना है हमारे पास 1/√2 और साइन 30 कितना होता है बच्चों, 1/2, तो म्यू कितना आ गया, √2। तो आंसर क्या बन जाएगा, बी ऑप्शन। क्लियर है बच्चों, ओके। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए मैच करना है, ठीक है, मैच करने वाले क्वेश्चन हम ये कहते हैं कि बहुत लेंथी होते हैं बेटा, बट यहां पर अगर आपको अच्छे से चीजें पता है, मिरर की इमेज फॉर्मेशन की प्रॉपर्टीज पता है, तो आप फटाफट मार्क कर सकते हैं। क्या है बच्चों, ध्यान से देखिए। पहला है मैग्निफिकेशन -2, यानी कि इनलार्ज्ड रियल इन्वर्टेड इमेज। इनलार्ज्ड रियल इन्वर्टेड इमेज कौन बना सकता है, कनकेव मिरर। कौन बना सकता है, कनकेव मिरर। ये बात समझ में आई बेटा सबको। रियल इमेज है, वर्चुअल इमेज है, रियल है बेटा। हाफ रियल इमेज बट कौन सी है, रियल इमेज है बट कौन सी है बच्चों, डिमिनिश्ड। ये भी कौन बना सकता है, कनकेव मिरर बना सकता है। +2 मतलब वर्चुअल इमेज बट इनलार्ज कौन बना सकता है, ये भी कनकेव बना सकता है। वर्चुअल इनलार्ज कौन बना सकता है, कनकेव, वर्चुअल इनलार्ज। +हाफ वर्चुअल डिमिनिश्ड कौन बना सकता है, कनकेव नहीं बना सकता। ये कौन बना सकता है, कन्वेक्स, क्योंकि +2 है, सॉरी +हाफ है, तो वो क्या है, वर्चुअल। तो क्या आ जाएगा, ए डी। क्लियर है बच्चों, कौन सी ऑप्शन मैच कर रही है, गौर से देख लीजिए बेटा, ए ऑप्शन ही हमारे पास मैच कर गई। क्लियर है बच्चों, चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए जरा। कहता है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हैज ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस ऑफ फोकल लेंथ। ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ है 40 सेंटीमीटर, आई पीस की फोकल लेंथ है 4 सेंटीमीटर। टू व्यू एन ऑब्जेक्ट 200 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव द लेंस मस्ट बी सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस। गौर से देखिए बच्चों, ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव है। कन्वेक्स लेंस को ऐसे ड्रॉ किया जाता है बेटा, ये सिंबल है,
मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये याद होगा सिंबल कुछ इस तरीके से। एक 200 सेंटीमीटर दूर एक ऑब्जेक्ट है, 200 सेंटीमीटर दूर हमें ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज कहां बनेगी बेटा, 1/v0 माइनस 1/u0 डिवाइड बाय इक्वल टू 1/f। आप इसे लगाइए बेटा, क्या बनेगा, 1/f0 कितना है 40, ये उधर जाके प्लस, u की वैल्यू क्या है -200, v0 हमारे पास आ रहा है 50 सेंटीमीटर। इसकी इमेज यहां पर कहां बनेगी बेटा, अगर ये ऑब्जेक्ट मान लो ऐसे था तो इसकी इमेज यहां पर 50 सेंटीमीटर पे बनेगी। अब अगर आप चाहते हैं कि आई पीस इसकी इरेक्ट इमेज बना दे, इसे देखे, तो ये वाला जो डिस्टेंस होता है यूई, ये हमेशा फोकल लेंथ से छोटा या फिर बराबर होता है। जब बराबर होगा तो नॉर्मल एडजस्टमेंट, इमेज इन्फिनिटी पे, जब छोटा होगा तो इमेज उससे थोड़ी बड़ी होगी और कहां तक आ सकती है, लीस्ट डिस्टेंट विजन तक आ सकती है। तो बेटा ये टोटल लेंथ हमारे पास क्या हो सकती है, ये टोटल लेंथ हो सकती है 50 प्लस 4 सेंटीमीटर से छोटी। ये कितनी हो सकती है बेटा, L लेस देन इक्वल टू 50 सेंटीमीटर, पर किससे बड़ी होगी, 50 सेंटीमीटर से बड़ी होगी। 54 से छोटी और 50 से बड़ी होगी। तो कौन सी ऑप्शन है बच्चों, डी। 54 से छोटी हो सकती है बट 50 से बड़ी होगी, 50 से छोटी नहीं हो सकती, क्योंकि ये यूई 0 नहीं हो सकता है, ये हमारे पास कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू रखेगा। क्लियर है बच्चों, ओके। मैं फिर से आपको याद दिला दूं, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बच्चों। ओके बच्चों, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए जरा। Two identical thin plano-convex glass lenses, refractive index 1.5, each having radii of curvature 20 centimeter, are placed with their convex surface in contact. The intervening space is filled with oil. ऐसा ही क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं बच्चों, उसमें इक्यू कन्वेक्स था, यहां पर हमारे पास प्लेनो कन्वेक्स है। कुछ इस तरीके का हमारे पास एक प्लेनो कन्वेक्स लेंस हम यहां पर ड्रॉ कर सकते हैं। अगर हम इसको कॉपी कर लें, क्योंकि ये हमारे काम आएगा, डुप्लीकेट है ना, तो ये हमारे पास दूसरा बन जाएगा। ये रख दिया हमने इस तरीके से। दो प्लेनो कन्वेक्स लेंस हो गए। प्लेनो कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है बच्चों, μ-1 1/r - 1/∞। तो फोकल लेंथ होती है r/μ-1। जो बीच का मटेरियल है, इस जो स्पेस है, इसको हमने फिल कर दिया एक और लेंस से। तो ये वाला लेंस कैसा एक्ट करेगा बच्चों, ये क्या करेगा, कनकेव लेंस की तरह एक्ट करेगा। इसकी फोकल लेंथ f1 f के बराबर है, इसकी फोकल लेंथ f2 f के बराबर है। कितनी है बच्चों, अगर हम देखें तो ये था 20 सेंटीमीटर, ये 1.5 - 1, तो ये आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। जो कनकेव लेंस है उसकी फोकल लेंथ क्या होगी, f3 1/f3। ये हमारे पास क्या होगा बच्चों, μ-1, ये क्या होता है -1/r -1/r, तो ये हमारे पास होती है -r/2 μ-1। तो ये क्या आ जाएगा, -20 डिवाइड बाय 2 इंटू 0.7। क्लियर है बच्चों, ओके। अब अगर आप देखें तो क्या पूछा गया इसने, फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ क्या होगी, 1/f, क्या लिख सकते हैं बेटा, इक्वलेंट फोकल लेंथ 1/f1 प्लस 1/f3 प्लस 1/f2। ये कितना है 1/40, ये कितना है -1.4 डिवाइड बाय 20 प्लस 1/40। तो ये आ गया 1/20 माइनस 1.4/20 बच्चों। तो ये क्या बन जाएगा, गौर से देखिए, -0.4/20, तो ये क्या बच गया बच्चों, 4/200, 1/50। क्या बच गया बच्चों, ये -1/50। ये इक्विवेलेंट फोकल लेंथ है, तो फोकल लेंथ को क्या लिखा जा सकता है, -50 सेंटीमीटर। क्लियर है बच्चों,
ओके, तो क्या आएगा -50। देखिए जैसे कि मैं पहले कह चुका हूं बेटा, बिल्कुल सीधे सिंपल क्वेश्चन नहीं है, आप इसको थोड़ा सा एफर्ट लगा के सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, आप अपनी कैलकुलेशन को रिड्यूस जरूर कर सकते हैं। अगर आपको इन फोकल लेंथ में अच्छा कॉन्फिडेंस है तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते थे कम स्टेप में। कैसे? फोकल लेंथ ऑफ प्लेनो कनकेव लेंस होती है μ-1/r। ये जो कनकेव लेंस है, ये प्लेनो कन्वेक्स की थी, कनकेव लेंस की क्या होती है बेटा? ये होती है -2 टाइम्स μ-1/r। और जो हमारे पास फिर से है μ-1/r, तो ये क्या बच जाता? 2/r कॉमन आता, ये μ2 था, ये μ1 था, क्या बचता? μ1 - 1 माइनस μ2 - 1। तो यहां से आप अपनी कैलकुलेशन को थोड़ा सा कम कर सकते थे अगर आप अच्छे से कॉन्फिडेंट हैं अपनी कैलकुलेशन में। 1.7, तो ये क्या बचेगा बच्चों? ध्यान से देखिए ऊपर, ये क्या बच गया है? ऊपर बच गया है हमारे पास, यहां सॉरी रेडियस ऑफ कर्वेचर था 20 बच्चों, तो ये बच गया -0.4/20। इस आंसर पे आप पहुंच चुके हैं। तो आपको पूरी कैलकुलेशन किए बिना भी आप इसको सॉल्व कर सकते थे कम स्टेप्स में, अगर आप कॉन्फिडेंट है। क्लियर है बच्चों? मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है रिफ्रैक्टिव एंगल ऑफ अ प्रिज्म इज a and refractive index of material of prism is cot a/2, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। गौर से देखिए बच्चों, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन क्या होता है? आपको फॉर्मूला याद होगा, क्या होता है बच्चों? यहां पर गौर से देखिए, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दिया है cos a/2 डिवाइड बाय sin a/2। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, किसके बराबर होता है बच्चों? साइन मिनिमम डेविएशन प्लस a/2 डिवाइड बाय साइन a/2, यही होता है बच्चों। यहां से अगर आप देखें तो ये कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा बच्चों? यहां पर cos को साइन में या साइन को cos में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है? साइन को cos में या cos को साइन में, तो आप लिख सकते हैं इसे, ओके, हाँ, तो आप इसे लिख सकते हैं साइन 90 प्लस a/2, तो ये आ जाएगा साइन मिनिमम डेविएशन प्लस a/2। अब अगर आप गौर से देखें बेटा, तो 90 माइनस a/2 भी लिखा जा सकता था। प्लस लिखेंगे या माइनस लिखेंगे, इसको देख लेते हैं बेटा। 90 अगर आपने प्लस a/2 देखा तो ये हो जाएगा मिनिमम डेविएशन बाय 2 प्लस a/2, तो मिनिमम डेविएशन क्या हो जाएगी? 180। मिनिमम डेविएशन क्या हो जाएगी बेटा? 180। क्लियर बात? ऐसी कोई ऑप्शन है नहीं, तो क्या बनेगा? 90 माइनस a/2 मिनिमम डेविएशन बाय 2 प्लस a/2, तो ये इधर आके क्या हो जाएगा? 90 माइनस a मिनिमम डेविएशन बाय 2, तो मिनिमम डेविएशन क्या हो जाएगी बच्चों? यहां से 180 माइनस a, 180 माइनस 2a, सॉरी 2 से मल्टीप्लाई करना रह गया है, तो क्या आंसर आएगा? ए ऑप्शन। क्लियर है? चलिए देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे इसके बारे में डाउट पूछने हमारे पास आते हैं बेटा, बहुत सारे बच्चे डाउट पूछने आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रूशियल क्वेश्चन है। क्या कहता है? देखिए, 3 कलर रेड, ब्लू, ग्रीन जो लाइट्स हैं वो प्रिज्म के ऊपर फॉल हो रही हैं। अगर आप देखें तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा सभी लाइट के लिए, ये हमारे पास 45 डिग्री है। अब अगर मैं 45 डिग्री पे ही कंपेयर करूं कि मान लो ये 45 क्रिटिकल एंगल है, तो साइन थीटा सी हमारे पास क्या होता है बच्चों? 1/μ। तो म्यू कितना है हमारे पास? यहां पर थीटा सी के कोरस्पॉन्डिंग म्यू आ जाएगा √2। ये बात समझ में आई बेटा? अब अगर आप देखें, अगर म्यू बढ़ेगा तो साइन थीटा सी कम होगा, तो थीटा सी भी क्या होगा? कम होगा। तो अब अगर आप देखें 3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको यहां पर गिवन है। अब अगर हम देखें बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्रीन 1.44, ये √2 से बड़ा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ब्लू 1.47, ये भी √2 से बड़ा है। तो इसका मतलब जो क्रिटिकल एंगल फॉर ग्रीन है ये 45 से छोटा होगा, क्रिटिकल एंगल ऑफ ब्लू ये भी 45 डिग्री से छोटा होगा। अगर ऐसा है, इंसिडेंस एंगल कितना है सबके लिए बच्चों? 45 डिग्री।
आई इक्वल टू 45 डिग्री मीन्स क्रिटिकल एंगल। तो क्या होगा बच्चों, TIR। तो जो हमारे पास ग्रीन एंड ब्लू है ये क्या सफर करेंगे, TIR। बट जो रेड है, रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, तो थीटा सी 45 से ज्यादा होगा, तो वो TIR नहीं करेगा। तो इसका मतलब जो ग्रीन एंड ब्लू कलर है वो रेड से सेपरेट हो जाएंगे। तो कौन सी ऑप्शन इनमें से ठीक होगी बच्चों, सेपरेट द रेड कलर पार्ट फ्रॉम द ग्रीन एंड ब्लू कलर। ओके बच्चों, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी बच्चों को बहुत परेशान करता है, समझ ही नहीं आता क्या दे रखा है। गौर से देखिए बच्चों, ये हमारे पास एक मान लेते हैं, यहां पर हम सीधा सिंबल ही ड्रॉ कर लेते हैं भी। ये हमारे पास एक कन्वेक्स लेंस है, कौन सा, ऑब्जेक्टिव। और ये हमारे पास क्या है बच्चों, आईपीस। ये हमारे पास क्या है बच्चों, आईपीस। ये बात समझ में आई। अब कहता है a straight black line is drawn inside part of objective lens। यहां पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी जिसकी लेंथ कितनी है बच्चों, L। आईपीस फॉर्म्स अ रियल इमेज। आईपीस के लिए ये क्या हो गया बच्चों, U हो गया। ये कितना हो गया बच्चों, U हो गया बेटा। और ये किसके बराबर है, ये हमारे पास कौन सी हम नॉर्मल एडजस्टमेंट है बच्चों, तो ये किसके बराबर होगा, F0 और FE के बराबर। ये किसके बराबर होगा, F0 और FE के बराबर। तो मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस क्या होगी बच्चों, ये होती है हमारे पास फोकल लेंथ डिवाइड बाय F प्लस U। क्या लिखोगे आप इसे, FE डिवाइड बाय FE। U कितना है बच्चों, माइनस F0 प्लस FE। ये हम U की वैल्यू, क्योंकि ये क्या है फ्रंट पे पड़ा है, तो U क्या लिखते हैं नेगेटिव में, कितना है F0 प्लस FE। तो क्या होगा बच्चों, यहां पर ये कट जाएगा तो बचा माइनस FE बाय F0। और मैग्निफिकेशन होती है हाइट ऑफ इमेज। इमेज की लेंथ क्या है I, ऑब्जेक्ट की लेंथ क्या थी L। ये आ गया बेटा हमारे पास रिलेशन। और हमसे पूछा गया है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होती है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की, वो होती है माइनस F0 बाय FE। तो क्या आएगा बच्चों, L बाय I। क्या आ जाएगा, L बाय I। तो सिंपली आंसर क्या आता है, B ऑप्शन। गेटिंग माई पॉइंट बच्चों। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एंगल ऑफ प्रिज्म, वन ऑफ इट्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस। मैंने आपको क्या बताया था कि ये क्वेश्चन हमने इससे पहले भी किया था, इस वीडियो में इससे पहले भी किया था, जिसमें एक सरफेस को हमने क्या किया है, मिरर किया है। सॉरी, एक सरफेस को हमने क्या कर दिया बेटा, सिल्वर कर दिया। मान लो इस सरफेस को हमने सिल्वर कर दिया। एंड द लाइट रे फॉलिंग एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, 2a। ये प्रिज्म का एंगल है। ऑन फर्स्ट रिटर्न बैक थ्रू द सेम पाथ। उस क्वेश्चन में भी यही था बेटा, जितने भी आपको ये सिल्वर वाले क्वेश्चन मिलेंगे सभी में जो लाइट है वो रिट्रेस करती है अपना पाथ, यानी कि कितने एंगल पे फॉल होगी, 90 डिग्री पे। अगर 90 डिग्री पे फॉल होगी तो R2 कितना होगा, 0। R1 कितना हो जाएगा बच्चों, A। तो स्नेल्स लॉ क्या होगा, एट द प्लेस ऑफ इंसिडेंस, स्नेल्स लॉ क्या होगा बच्चों, 1 इंटू साइन I म्यू इंटू साइन R1। 1 इंटू साइन I कितना है बेटा, साइन 2a। म्यू इंटू साइन R कितना है, साइन A। तो क्या है बच्चों, साइन 2a कितना होता है, साइन 2 थीटा, ये होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा म्यू साइन A। तो यहां से बच्चों साइन A से साइन I कैंसिल हो जाएगा। म्यू क्या होगा, 2 कॉस A। म्यू क्या होगा बच्चों, 2 कॉस A। तो यहां पर आंसर बनेगा B ऑप्शन। क्लियर है बच्चों, ओके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इफ द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इज इंक्रीज्ड। पहले भी हमारे पास ऐसे क्वेश्चन आए थे बेटा, माइक्रोस्कोप के बारे में यहां पर सभी ऑप्शन में डिस्कस कर रहा है। तो माइक्रोस्कोप की जो हमारा, अच्छा टेलीस्कोप भी है साथ में,
अगर माइक्रोस्कोप के लिए लिखे बेटा तो मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है, V0 बाय U0 1 प्लस डी बाई एफ या फिर डी बाई एफ। तो ये हमारे पास अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला होता है L बाई एफ नॉट, और यहां पर डी बाई एफ आप लिख सकते हैं। ये टेलीस्कोप है। माइक्रोस्कोप के लिए क्या होता है बच्चों, माइक्रोस्कोप के लिए सॉरी ये हमारे पास माइक्रोस्कोप था, माई मिस्टेक। टेलीस्कोप के लिए क्या होता है, माइनस एफ नॉट बाई एफ, वो माइनस प्लस साइन तो इन्वर्टेड और इरेक्ट इमेज के लिए हम यूज करते हैं। तो क्या होगा बच्चों, ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ बढ़ा दी गई है। फोकल लेंथ बढ़ाएंगे मैग्निफिकेशन बढ़ जाएगी, फोकल लेंथ बढ़ाएंगे मैग्निफिकेशन कम हो जाएगी। तो क्या होगा, माइक्रोस्कोप की डिक्रीज होगी एंड टेलीस्कोप की इंक्रीज होगी। तो क्या आंसर बनेगा बच्चों, डी ऑप्शन। माइक्रोस्कोप की डिक्रीज होगी, टेलीस्कोप की इंक्रीज। ओके बच्चों, तो मैं आपको याद दिला दूं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक जरूर करें बच्चों। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, टू प्लेन मिरर्स। आप देख सकते हैं प्लेन मिरर में 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है, आर इंक्लाइंड एट एन एंगल 70 डिग्री। दो प्लेन मिरर हैं बच्चों, ये दोनों 70 डिग्री के ऊपर इंक्लाइंड है। थोड़ा सा एंगल को सेट कर लेते हैं क्योंकि वो एंगल कुछ ज्यादा ही छोटा बन गया था। 70 डिग्री के ऊपर इंक्लाइंड है। अ रे इंसिडेंट ऑन वन मिरर एट एन एंगल थीटा। एक जो रे है वो थीटा एंगल के ऊपर फॉल करती है। थीटा एंगल, इंसिडेंस एंगल क्या दे रखा है, थीटा। आफ्टर रिफ्लेक्शन फॉल्स ऑन सेकेंड मिरर एंड इज रिफ्लेक्टेड बैक पैरेलल टू फर्स्ट मिरर। तो ये ऐसे आएगी बेटा, पैरेलल टू फर्स्ट मिरर कुछ इस तरीके से जाएगी बेटा। ये मिरर 1 हो गया, ये मिरर 2 हो गया। ये बात समझ में आई बच्चों। अब अगर आप गौर से देखें, ये एंगल कितना था, 70 डिग्री। तो दो मिरर में से अगर एक एक रिफ्लेक्शन के बाद कोई रे जाती है तो डेविएशन कितनी होती है बच्चों, डेविएशन कितनी होती है बच्चों, 360 माइनस 2 थीटा, यानी कि 2 टाइम्स एंगल बिटवीन मिरर्स। 2 टाइम्स एंगल बिटवीन, ये मिरर्स हैं बच्चों, 2 टाइम्स एंगल बिटवीन मिरर्स। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 220 डिग्री। ये बात समझ में आई बच्चों। अब अगर हम चेक करें तो डेविएशन है क्या, ये रे इधर जा रही थी बेटा, इधर से घूम के ऐसे आई है, तो दिस इज टोटल डेविएशन। यहां पर अगर आप देखें ये इधर डेविएट हुई है, यहां पर देखें तो ये इधर डेविएट हुई है। तो टोटल डेविएशन हमारे पास कितनी मिली है, ये वाली कितनी है बच्चों। अगर आप गौर से देखें बेटा, ये डेविएशन आप कैसे देखेंगे, अगर ये हमारे पास एंगल अल्फा है तो ये भी एंगल अल्फा होगा, क्योंकि ये वाली रे और ये वाली पैरेलल है। ये एंगल अल्फा है बच्चों, तो ये वाली जो डेविएशन है वो कितनी है, 180 प्लस अल्फा। अल्फा को क्या लिखा जा सकता है बेटा, 180 प्लस 90 माइनस थीटा। तो ये क्या है, 270 माइनस थीटा। तो क्या लिख देंगे बच्चों, 270 माइनस थीटा इज इक्वल टू 220 डिग्री। तो थीटा कितना आ जाएगा बेटा, 50 डिग्री। समझ में आई बच्चों सबको बात। तो ये क्या आएगा, 50 डिग्री। अच्छे क्वेश्चंस हैं बेटा, आपने देखा होगा इससे पहले भी जो हमने क्वेश्चन देखे और इसके बाद भी जो हम देखने वाले हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं ऑप्टिक्स के। अगर आपने PYQ नहीं देखी ऑप्टिक्स की तो धोखा खा सकते हैं। क्लियर है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है देखिए जरा, अ प्लेनो कन्वेक्स लेंस फिट्स एग्जैक्टली इनटू अ प्लेनो कनकेव लेंस। सोचने वाली बात है, कैसी कंस्ट्रक्शन होगी। एक हमारे पास प्लेनो कनकेव लेंस है, कुछ इस तरीके से बना लेते हैं बच्चों, ठीक है, कुछ इस तरीके से बना लेते हैं। ये प्लेनो कनकेव लेंस है, इसी में एक प्लेनो कन्वेक्स लेंस फिट करते हैं। प्लेनो कन्वेक्स लेंस क्या होगा, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है भी। इसमें एग्जैक्टली ये फिट हो रहा है, इसमें ये एग्जैक्टली फिट हो रहा है बेटा। मैंने इसका कलर बदल दिया ताकि हमें अलग अलग दिखे। एक है प्लेनो कनकेव, एक है प्लेनो कन्वेक्स। एग्जैक्टली फिट होने का मतलब इन दोनों के ये जो रेडियस हैं वो बराबर है। इफ द लेंस आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, पहले कौन सा है, प्लेनो कन्वेक्स, तो ये μ1,
और ये क्या है μ2, जो बाद में आया है उसको हम बाद में कंसिडर करेंगे। पहले कौन सा आया बेटा, प्लेनो कन्वेक्स, तो इसका μ1, बाद में कौन सा है, प्लेनो कनकेव, μ2। रेडियस आर, कर्व्ड सरफेस, द फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन, क्या बात। अगर आप देखें पहले इसके लिए F1 क्या होगा बच्चों, 1/F1 μ1 माइनस 1 माइनस इंफिनिटी, तो ये क्या हो जाएगी बेटा 1/F1, क्योंकि हमें 1/F1 की ही जरूरत पड़ेगी कॉम्बिनेशन में, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं 1/F2 बेटा μ2 माइनस 1 और रेडियस ऑफ कर्वेचर 1/r, तो ये क्या बन जाएगा F2 माइनस μ2 माइनस 1 डिवाइड बाय r। कॉम्बिनेशन के लिए क्या होता है बच्चों, अगर दो लेंस एक साथ पड़े हो 1/F1 प्लस 1/F2, तो क्या होगा μ1 माइनस 1r माइनस μ2 माइनस 1/r, तो ये क्या बच गया बच्चों, μ1 माइनस μ2/r। ओके, तो क्या बचेगा r/μ1 माइनस। क्लियर है। आप इसे अगर बहुत अच्छे हैं, आपने अच्छी से प्रैक्टिस की है, तो थोड़े कम स्टेप में भी कर सकते थे, डायरेक्ट आप ये चीजें लिख सकते हैं बेटा। अगर थोड़ी सी कम प्रैक्टिस है तो आपको ये सारी चीजें लिखनी पड़ेंगी, बट आप देख सकते हैं सारे क्वेश्चन अच्छे हैं। इससे पहले भी काफी अच्छे क्वेश्चन थे, इसके बाद भी काफी अच्छे क्वेश्चन आने वाले। फॉर नॉर्मल आई, ये क्वेश्चन देखिए भी, इसमें भी बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आती है, बट ये है बड़ा सिंपल। क्या कहता है, कॉर्निया ऑफ आई प्रोवाइड कन्वर्जिंग पावर, जो कॉर्निया है उसकी कन्वर्जिंग पावर क्या है 40D, और जो लेंस है ये इसके साथ पड़ा है, इसकी कन्वर्जिंग पावर क्या है 20D। ये नियरली कॉन्टेक्ट में ही होते हैं बेटा। तो कहता है डिस्टेंस बिटवीन रेटिना एंड आई लेंस क्या होगा, क्या होगा बच्चों। अगर आप ध्यान से देखें तो यहां से जो रेज पैरेलल आएंगी वो कहां पर जाके कन्वर्ज होती हैं, रेटिना पे कन्वर्ज होती हैं बेटा। ये है रेटिना, तो ये किसके बराबर आएगा बेटा, इफेक्टिव फोकल लेंथ के बराबर आएगा। इफेक्टिव फोकल लेंथ मतलब पावर इक्विवेलेंट होता है P1 प्लस P2, तो 40 प्लस 20 60D बेटा। इक्विवेलेंट फोकल लेंथ किसके बराबर आ गई बेटा, अगर आप इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100/60, मीटर में रखते तो 1/60, तो क्या हो जाएगा बच्चों, इसको डिवाइड करेंगे तो 1.67 सेंटीमीटर के आसपास ये आना चाहिए। तो एक आई का अप्रोक्सीमेट जो हमारे पास साइज है वो कितना होता है बेटा, 2 सेंटीमीटर के आसपास आप इसका साइज ले सकते हैं। तो क्या आंसर आएगा 1.67 सेंटीमीटर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, कहता है व्हेन अ बाइकन्वेक्स लेंस ऑफ हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.47 is dipped in a liquid, it act as plain sheet of glass। एक लेंस को हमने लिक्विड में डाल दिया और ये प्लेन ग्लास जो है शीट ऑफ ग्लास की तरह एक्ट करता है। ये क्वेश्चन एक और बार आया हुआ है, बट उसमें थोड़ी स्टेटमेंट अलग है, तो कॉपी यहां पर सेम जगह नहीं किया। कहता है दिस एम्प्लाइज दैट लिक्विड मस्ट हैव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कब उसकी फोकल लेंथ जो है हमारे पास इनफाइनाइट हो जाती है, पावर 0 हो जाती है। इन प्लेन शीट ऑफ ग्लास का मतलब जिसकी कन्वर्जिंग पावर 0 हो। पावर 0, फोकल लेंथ इनफाइनाइट। फोकल लेंथ इनफाइनाइट कब होती है बच्चों, जब हमारे पास लेंस का और सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो ये हो जाएगी इन्फिनिटी व्हेन दिस बिकम्स इक्वल। तो क्या होगा, जब हमारे पास जो लिक्विड है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ये देखेंगे बच्चों क्या कहता है। कहता है कि कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ f1 इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ d फ्रॉम कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ f2। एक कन्वेक्स लेंस है बच्चों जिसकी फोकल लेंथ है f2, और एक हमारे पास कनकेव मिरर है जिसकी फोकल लेंथ है f1। कहता बीम ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी, एक बीम ऑफ लाइट इंफिनिटी से आता है, ऑन दिस कॉम्बिनेशन रिटर्न टू इंफिनिटी। तो दो केस हो सकते हैं बेटा इंफिनिटी पे जाने का। पहला कि वो यहां पर फोकस पे स्ट्राइक करे और फिर सीधा जाके इसको स्ट्राइक करे वापस आ जाए, यानी कि ये यहां से क्या हो फोकल लेंथ के बराबर और यहां से हो 2 टाइम्स फोकल लेंथ, क्योंकि ये क्या होना चाहिए सेंटर। जो लाइट सेंटर से पास करेगी वो मिरर को
परपेंडिकुलरली स्ट्राइक करती है बच्चों। तो क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन तो आना चाहिए, जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, F2 + 2F1। तो पहली ऑप्शन तो यही वाली ऑप्शन हमारे पास मिल रही है, तो हम इसको मार्क कर देंगे बच्चों। क्लियर है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, कहता है रॉड ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर, अ रॉड ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर इज लाइंग अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कनकेव मिरर। आप देख सकते हैं जो रीसेंट ईयर्स हैं उसमें मिरर के क्वेश्चन कम थे, बट जो हमारे पास कुछ साल पहले की बात है 2013, 2014, 2012, इसमें मिरर के क्वेश्चन काफी पूछे गए हैं। कहता है रॉड ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर लाइंग अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ भी हमारे पास 10 सेंटीमीटर है। इन सच अ वे दैट इट्स एंड क्लोजर टू पोल इज 20 सेंटीमीटर अवे। क्लोजर टू पोल्स 20 सेंटीमीटर अवे है, इसका मतलब बेटा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोइंसाइड करेगा। तो बेटा अब जो क्लोजर एंड है वो यहां पर है, तो फार्दर एंड कितना होगा, ये 10 और ये कितना होता है 20, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों 30। तो क्या मैं इसकी इमेज फाइंड कर सकता हूं, इमेज कहां बनेगी फॉर बी, 1/v प्लस u कितना है -30 इज इक्वल टू फोकल लेंथ कितनी है -10। जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो 1/v -10 प्लस 1/30, v आ जाता है बेटा -15 सेंटीमीटर। -15 यानी कि यहां पर क्या होगा b डैश और यहां क्या था a डैश। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जो पॉइंट है उसकी इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनती है। तो क्या होगा बच्चों, लेंथ कितनी आएगी बेटा, इसकी लेंथ ये वाली कितनी आ जाएगी, ये 15 था बच्चों, वो 20 था, तो लेंथ आ गई हमारे पास 5 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ इमेज क्या है 5 सेंटीमीटर। ओके बच्चों, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बट मैं आपको याद दिला दूं, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, फॉर द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फॉर अ प्रिज्म टू बी इक्वल टू द रिफ्रैक्टिंग एंगल। गौर से देखिए बेटा, मिनिमम डेविएशन क्या होता है 2i - a। हम चाहते हैं कि ये किसके बराबर हो जाए, a के। तो हमारे पास i कितना हो जाएगा बच्चों, i हो जाएगा a के बराबर। तो ये बात समझ में आई, ये हमने लिख के रख लिया। अब कहते हैं प्रिज्म मस्ट बी मेड अप ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिस। अब कहते हैं बेटा मिनिमम डेविएशन, म्यू का फॉर्मूला होता है साइन मिनिमम डेविएशन a प्लस a/2 डिवाइड बाय साइन a/2 बच्चों। गौर से कर देखना है, ऊपर बन गया है साइन 2 टाइम्स a/2, नीचे बन गया है साइन a/2। तो क्या होगा बच्चों, ऊपर लिखा जा सकता है साइन 2 थीटा इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा/2 डिवाइड बाय साइन a/2। अगर आप इसको कट कर दें तो क्या आएगा 2 cos a/2। ओके बच्चों, अब हमें देखना है म्यू की वैल्यू। a की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, a कैन बी वेरी स्मॉल बेटा थिन प्रिज्म में। अगर ये वेरी स्मॉल हो गया तो जो cos a/2 है ये नियरली 1 हो जाएगा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नियरली क्या हो जाएगा 2। ओके, अब a की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, यहां पर बच्चों को कंफ्यूजन रहती है, इसीलिए मैंने ये स्टेप 1 लिखा था। a की मैक्सिमम वैल्यू, i का इंसिडेंस एंगल मैक्सिमम कितना हो सकता है 90। इंसिडेंस एंगल मैक्सिमम कितना हो सकता है 90, तो a भी मैक्सिमम कितना हो सकता है बच्चों 90। अगर a मैक्सिमम 90 है, a की मैक्सिमम वैल्यू 90, तो cos a/2 कितना हो जाएगा बच्चों 1/√2। तो म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी √2। तो ये हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू है और ये हमारे पास मिनिमम वैल्यू है। तो म्यू कहां से कहां लाई करेगा बच्चों, बी ऑप्शन आएगी, 2 से √2 के बीच में लाई करेगा। क्लियर है बच्चों? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप इज 9 when it is adjusted for parallel rays, the distance between objective and eyepiece
मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप f0/fe, क्योंकि ये सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है तो हमें भी सिर्फ मैग्नीट्यूड देखना चाहिए। माइनस साइन सिर्फ इन्वर्टेड एंड इरेक्टेड इमेज के बारे में बताता है। जो लेंस है के बीच में डिस्टेंस है वो किसके बराबर होता है, f0+fe। वो कितना है बच्चों, 20। दो इक्वेशन, दो अननोन, चिपका दीजिए भी फटाफट। क्या आएगा यहां पर बचेगा बच्चों 9fe + fe = 20। तो fe कितना आ जाएगा 2, तो fe 2 है तो f0 आ जाएगा 18 सेंटीमीटर। समझ गए बच्चों? तो क्या आंसर बनेगा, सी ऑप्शन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। क्या कहता है, अ थिन प्रिज्म, देखिए भी अ थिन प्रिज्म ऑफ एंगल ये और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, कंबाइंड विद अनदर प्रिज्म रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रोड्यूस डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है बेटा, उसमें डाटा अलग था, उसमें थोड़ा डाटा अलग था। विदाउट डेविएशन का मतलब है टोटल डेविएशन आपको क्या करनी है, 0। पहले की डेविएशन क्या है बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1 इंटू एंगल कितना है 15 डिग्री, दूसरे का 1.75 माइनस एंगल इक्वल टू 0। तो एक इसके बराबर आएगा बच्चों माइनस, ये है 1/2 इंटू 15 और ये है 0.75 3/4। तो ये हमारे पास हो गया है 60/6 यानी कि 10 डिग्री। माइनस साइन क्या बताता है हमें, इन्वर्टेड के उल्टा होना चाहिए, बट एंगल कितना आएगा 10 डिग्री। ओके बच्चों, इससे पहले भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, डाटा बदला है बट हमारे पास जो तरीका है वो ऑलमोस्ट सेम है बच्चों। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कौन सा इनमें से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से नहीं होता, वर्किंग ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, ये TIR की वजह से होता है। डिफरेंस बिटवीन एपरेंट एंड रियल, अरे जब एक लाइट बाहर ही चली गई है बेंड होकर तो हमें लगता है कि ये यहां से आई है, ये एपरेंट है ये रियल है, तो वो तो TIR हुई नहीं, तो दिस इज नॉट TIR। मिराज इज TIR एप्लीकेशन, ब्रिलियंस ऑफ डायमंड, स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड इज ड्यू टू TIR। तो क्या आंसर आएगा बच्चों, नॉट ड्यू टू। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, हमारा आंसर बन जाएगा। क्लियर है? मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अ बाइकन्वेक्स लेंस हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर, which of the following option best describe the image formed of an object of height 2 centimeter placed this। एक बाइकन्वेक्स लेंस है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है, बाइकन्वेक्स हैज रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मैग्नीट्यूड, इक्यू कन्वेक्स इसको बोलना चाहिए था। बाइकन्वेक्स में तो दोनों सरफेसेस कन्वेक्स होती हैं, दोनों का रेडियस सेम हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, बट यहां पर जो क्वेश्चन का डाटा है उसमें हमें बाय डिफॉल्ट कुछ चीजें माननी पड़ेंगी। क्या माननी पड़ेंगी, म्यू की वैल्यू 1.5 नहीं दी गई है, रेडियस दोनों हमें क्या मानने पड़ेंगे 20 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ कितनी आ जाएगी बच्चों, म्यू -1 1/r माइनस r, तो फोकल लेंथ होती है r/2 1.5 - 1, तो ये 20 सेंटीमीटर आ चुकी है। अब कहता है ऑब्जेक्ट रखा गया था -30 सेंटीमीटर पे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है 2 सेंटीमीटर, तो बेटा फटाफट से v कैलकुलेट कर लेंगे। 1/v माइनस 1/30 इज इक्वल टू, ये किसके बराबर बन जाएगा बच्चों, वैसे तो आप सीधा सीधा ही देख सकते थे, हमें ये सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं थी, बट अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो आप इसे ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। 1/20 माइनस 1/30। आप सोच रहे होंगे सर सीधा कैसे आप कह रहे हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूं। +60 सेंटीमीटर, +60 मतलब रियल, क्योंकि ये लेंस है, +60 मतलब रियल। मैग्निफिकेशन क्या आ गई है, 60 डिवाइड बाय -30 -2, एक से बड़ी है इनलार्ज और माइनस है तो इन्वर्टेड, तो इमेज कैसी होगी बेटा, रियल इन्वर्टेड इनलार्ज। इनलार्ज मतलब 2 सेंटीमीटर से बड़ा, रियल इन्वर्टेड इनलार्ज, तो ये हमारे पास आंसर होगा। अगर आप चाहें तो देख सकते हैं -2, हाइट ऑफ इमेज कितनी आ जाएगी 2 × 2 4 सेंटीमीटर। क्लियर बात बच्चों?
अब आप सोच रहे होंगे सर आपने क्या कहा कि इतनी कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है बेटा। अगर आपको चीजें याद है कि ये हमारे पास एक लेंस है बच्चों, फोकल लेंथ इसकी 20 सेंटीमीटर है, तो जो 2f है वो 40 हो गया, और जो ऑब्जेक्ट है वो 2f और f के बीच में लाई करता है। तो इमेज कहां बनेगी बच्चों? 2f से बियॉन्ड बनेगी। 2f से बियॉन्ड बनेगी। कैसी इमेज होती है? रियल इन्वर्टेड इनलार्ज्ड। तो अगर आप देखें रियल इन्वर्टेड इनलार्ज्ड इमेज सी, आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, नहीं थी, नहीं थी। ओके बच्चों, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ कन्वर्जिंग बीम ऑफ रेज इज इंसिडेंट ऑन अ डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग लेंस कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चों? डाइवर्जिंग लेंस को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। एक कन्वर्जिंग बीम है। कन्वर्जिंग बीम का क्या मतलब बना? कन्वर्जिंग बीम का मतलब है कुछ इस तरीके से ये बीम इधर आ रहा होगा, ये कुछ इस तरीके से इधर आ रहा होगा बेटा। अब अगर हम देखें, आ रहा होगा बट पहुंचेगा नहीं, कहां चला जाएगा? कन्वर्जिंग बीम इज डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग लेंस है तो इसे दूर भेजेगा बेटा। कितना दूर भेजेगा वो हम यहां पर देख लेते हैं। ये इस तरीके से इसे शिफ्ट कर देगा। तो अब क्या कह रहा है? हैविंग पास थ्रू द लेंस एंड इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। कहां पर इंटरसेक्ट करता है बेटा? 15 सेंटीमीटर पे इंटरसेक्ट करता है। इमेज यहां बनेगी। इफ द लेंस इज रिमूव द पॉइंट वेयर द रेज विल मीट। अगर लेंस नहीं होता तो ये रेज कहां मीट करती? इस पॉइंट पे। इसे क्या कहा जाता है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ये क्या होता? 5 सेंटीमीटर क्लोजर, यानी कि 5 सेंटीमीटर पास आने का मतलब ये बच गया 10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ पूछी गई है, v कितना है? +15। u कितना है? +10। 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/15 - 1/10 1/f बच्चों। 32 - 3 फोकल लेंथ आ गई है -30 सेंटीमीटर। ओके, बस आपको क्या समझना था? क्वेश्चन समझना था कि एक कन्वर्जिंग बीम आ रहा है, अगर हमने एक डाइवर्जिंग लेंस रख दिया तो वो डाइवर्ज करेगा, यानी कि दूर जाके मिलेंगी। कहता है 15 सेंटीमीटर पे मिलती हैं। अगर लेंस हटा दें तो वो डायरेक्ट 5 सेंटीमीटर पास मिलती हैं। 5 सेंटीमीटर 15 से, यानी कि ये कितना बच गया? 10। तो इसे कहते हैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट, इसे बोलते हैं रियल इमेज। तो u है +10, v है +15, क्योंकि लेंस से जिस डायरेक्शन में रे ट्रेवल करती हैं वो पॉजिटिव डायरेक्शन कंसीडर की जाती है। ओके बच्चों, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है? गौर से देखिए बच्चों। अ लेंस हैविंग फोकल लेंथ f एंड अपर्चर ऑफ डायमीटर d, अपर्चर ऑफ डायमीटर d फॉर्म्स एन इमेज ऑफ इंटेंसिटी I। अगर ये हमारे पास एक लेंस है बच्चों, ये हमारे पास एक लेंस है, गौर से देखेंगे यहां पर, सॉरी, चलिए, ये हमारे पास एक लेंस है। कहता है फॉर्म्स एन इमेज ऑफ इंटेंसिटी I। यहां से कुछ रेज आई बेटा, यहां से कुछ रेज आई ऐसे, ये जाकर रेज इस पॉइंट पे इमेज बनाती। अब इसकी इमेज की इंटेंसिटी, इंटेंसिटी मतलब एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। अब जहां पर हम इमेज बना रहे हैं, मान लो यहां बना रहे हैं, तो इसका एरिया तो हमारे पास क्या रहेगा? सेम। इसका एरिया क्या रहेगा हमारे पास? सेम। कहता है अपर्चर ऑफ डायमीटर d/2। यहां पर d/2 डायमीटर का जो अपर्चर है उसे हमने ब्लैक पेपर से कवर कर दिया। d/2 जो डायमीटर है उसे हमने ब्लैक पेपर से, तो मैंने कलर भी ब्लैक ले लिया है बच्चों, ब्लैक पेपर से कवर कर दिया। अब अगर आप देखें तो ये जो बीम आ रहा होगा ये एक सर्कुलर बीम होगा बच्चों। एरिया क्या होगा? πd²। अब अगर हमने यहां से d/2 डायमीटर का एरिया कवर कर दिया, कितना एरिया कवर कर दिया बच्चों? d/2 डायमीटर का एरिया कवर कर दिया, तो इसका एरिया क्या होगा? πd/2 का स्क्वायर। यहां 4 आना था, /4। πr² होता है तो d को लिखा जा सकता है, वहां r को लिखा जा सकता है d/2, तो ये बन गया
तो ये कितना हो गया a/4 बच्चों। तो कितना एरिया बच गया, कितना एरिया बच गया है, गौर से देखिए बच्चों, ये वाला एरिया बच गया, ध्यान से देखना है, ये वाला एरिया हमारे पास बच गया है बच्चों। अरे ठीक है, कौन सा, ये वाला एरिया, ये वाला। तो ये एरिया कितना है बेटा, रिमेनिंग एरिया 3a/4। तो एनर्जी जो आएगी, जो एनर्जी आएगी वो कितनी होगी बेटा, 3e/4 होगी। अगर एनर्जी 3a/4 हो गई तो इंटेंसिटी भी कितनी हो जाएगी, 3/4i हो जाएगी बच्चों। समझ गए बात। तो बाकी क्या रहेगा, क्या फोकल लेंथ पे कोई फर्क पड़ता है, जहां ये रेज कन्वर्ज होनी थी ये वहीं पे कन्वर्ज होंगी, सिर्फ इंटेंसिटी पे फर्क पड़ता है। तो क्या आएगा, फोकल लेंथ वही, इंटेंसिटी 3/4। गेटिंग माई पॉइंट बच्चों, ओके। मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्या कहता है, कहता है अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन अ ट्रांसपेरेंट मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू falls on a surface separating the medium from the air। ये हमारे पास मीडियम है, यहां एयर है। For which of the following value of mu can undergo TIR? किस वैल्यू के लिए TIR हो सकती है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है बेटा, 45 डिग्री। इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारे पास, अगर थीटा सी 45 डिग्री है, जैसे हमने वो रेड ब्लू ग्रीन वाला क्वेश्चन किया था, तो म्यू क्या होता, √2। म्यू क्या होता बेटा, √2। अगर हम चाहते हैं कि जो थीटा सी है वो 45 से कम हो, क्योंकि हमें TIR कराना है, तो थीटा सी 45 से कम होगा तो आई हमारे पास थीटा सी से बड़ा हो जाएगा। यस और नो, ये बात समझ रहे हैं। फॉर TIR आई शुड बी ग्रेटर देन थीटा सी। तो आई कितना है, 45 डिग्री। तो अगर थीटा सी 45 डिग्री से कम करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, साइन थीटा सी 1/μ होता है बच्चों। अगर ये 45 से कम करना है, अगर हमें ये 45 से कम करना है, मैं यहां पर साइन 45 ले लेता हूं, ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा सी। साइन थीटा सी क्या है, 1/μ, ये है 1/√2। तो √2 क्या हो जाएगा, लेस देन म्यू। तो म्यू किससे बड़ा होना चाहिए, √2 से बड़ा होना चाहिए। तो √2 से कौन सा बड़ा दिख रहा है बेटा आपको, सी ऑप्शन। तो TIR के लिए क्या होना चाहिए बच्चों, आई शुड बी ग्रेटर देन थीटा सी। आई कितना है, 45 डिग्री। दोनों साइड साइन ले लेंगे। जब आप साइन लेते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती, जब आप कॉस लेते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज होती है। क्लियर है बच्चों बात ये, ठीक है भी। तो ये हमारे पास आ जाएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, टू थिन lenses of focal length f1 f2 are in contact and coaxial। पावर ऑफ कॉम्बिनेशन, पावर क्या होती है, P1 प्लस P2 विच इज 1/f1 प्लस 1/f2। तो क्या आ जाएगी बच्चों, f1 प्लस f2 डिवाइड बाय f1 f2। तो आंसर क्या आ जाएगा, सिंपली डी ऑप्शन। क्लियर है, बहुत ही आसान क्वेश्चन। कभी कभार ऐसे भी आ जाते हैं बच्चों, बट ज्यादातर क्वेश्चन क्या आए हैं, थोड़े से कैलकुलेटिव। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉय इज ट्राइंग टू स्टार्ट अ फायर बाय फोकसिंग सनलाइट ऑन अ पीस ऑफ पेपर यूजिंग अ इक्यू कन्वेक्स लेंस। एक हमारे पास इक्यू कन्वेक्स लेंस है, यहां पर सनलाइट को फोकस किया जा रहा है, यहां पर सनलाइट को फोकस किया जा रहा है। द डायमीटर ऑफ सन, डायमीटर ऑफ सन बेटा, सन का डायमीटर गौर से देखेंगे, सन कुछ इस तरीके से हमारे पास यहां पर दिखाई देगा, बहुत बड़ा सन है। मेन डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ ये भी दे रखा है यार। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ सन्स इमेज ऑन द पेपर, पेपर पे इमेज की साइज क्या बनेगी, ये आपको सिंपली बताना है। तो क्या होगा बच्चों, यहां से जो रेज जाएंगी वो बिल्कुल स्ट्रेट जाएंगी बेटा, जो ऑप्टिकल सेंटर में से रेज पास होती हैं वो स्ट्रेट जाती हैं। यहां से जो रेज जाएंगी वो भी क्या होंगी, कुछ इस तरीके से। अब अगर आप देखें तो ये दोनों एंगल क्या होंगे बेटा, बराबर। यहां पर जो इमेज बनेगी, जो इमेज बनेगी ये कुछ वैसे ही ज्यादा लार्ज लग रहा है बेटा, क्योंकि ये वाला डिस्टेंस बहुत लार्ज है, हम ड्रॉ नहीं कर सकते। तो सिर्फ समझने के लिए ये क्या है, फोकल लेंथ। तो बेटा जो थीटा होगा दिस इज वेरी स्मॉल। अगर ये वेरी स्मॉल है तो tan थीटा आप लिख सकते हैं
डायमीटर ऑफ इमेज डिवाइड बाय फोकल लेंथ, डायमीटर ऑफ सन डिवाइड बाय इट्स डिस्टेंस। तो डायमीटर ऑफ इमेज क्या होगा बेटा, डायमीटर ऑफ सन, सन का डायमीटर है 1.39 इंटू 9, डिस्टेंस कितना है बच्चों 1.5 इंटू 10⁻11, और फोकल लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर। जब आप इसे सॉल्व करते हैं बच्चों तो ये आपके पास 9.2 इंटू 10⁻⁻4 बन जाता है। ओके, सॉल्व कैसे करते हैं आप गौर से देखिए, सिर्फ आपको पावर को हैंडल करना है। जैसे आपने पावर हैंडल की आपको पता चल रहा है कि इनकी जो रेशो है वो 0.9 के आसपास आएगी। 1.39 इज लिटिल बिट स्मॉलर, अगर ये 1.35 होता तो एग्जैक्टली 0.9 होता, थोड़ा सा उससे ज्यादा, तो क्या आ जाएगा 9.2। ओके बच्चों, यानी कि 0.92। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट वेव इन मटेरियल इज दिस, वेवलेंथ इज दिस, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ है, वहां से आप क्या फाइंड कर सकते हो बच्चों, स्पीड। वेवलेंथ है 5000 एंगस्ट्रॉम, फ्रीक्वेंसी है 2 इंटू 10⁻14, ये क्या बन जाएगा 3, ये आ गया 10 इंटू 10⁻7 14, ये आ गया 10⁸. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है C/V, तो क्या आ जाएगा बच्चों 3, सिर्फ B। तो कभी कभार आसान क्वेश्चन भी आते हैं, बट सीधा नहीं पूछा इसने, पहले वेलोसिटी से फाइंड की, फिर हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन बच्चों। क्या कहता है, स्मॉल कॉइन इज रेस्टिंग एट द बॉटम ऑफ बीकर filled with the liquid, the ray of light from the coin travel up to the surface of the liquid and move along the surface। ये कौन सी सिचुएशन दे रखी है बच्चों आपको, क्रिटिकल एंगल की। ये आपको कौन सी सिचुएशन दे रखी है, क्रिटिकल एंगल की सिचुएशन दे रखी है। आपसे पूछा है हाउ फास्ट लाइट इज ट्रेवलिंग, यानी कि आपको पहले म्यू फाइंड करना है। अगर ये थीटा सी है तो ये भी थीटा सी है बेटा, साइन थीटा सी किसके बराबर होगा, ये 3 है ये 4 है, तो पाइथागोरस लगाएंगे तो ये 5 होगा। साइन थीटा सी 3/5 किसके बराबर है 1/म्यू, म्यू क्या आ गया बच्चों 5/3, म्यू आ गया है 5/3 बच्चों। अगर ये 5/3 आ गया है तो स्पीड हमारे पास क्या होती है क्या होता है बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स C/V 5/3, तो V आ जाएगा 3/5, स्पीड ऑफ लाइट है 3 इंटू 10⁸, 9/5, 9/5 क्या है 9/5 1.8 इंटू 10⁸. ओके माय डियर फ्रेंड्स, बच्चों प्यारे बच्चों, समझ में आ गया सबको। चलिए भी मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अ कन्वेक्स लेंस एंड अ कनकेव लेंस each having same focal length 25 centimeter are put in contact to form combination of lens. The power, अरे पावर 1/f1 प्लस 1/f2। एक कन्वेक्स लेंस है तो पॉजिटिव, एक कनकेव लेंस है तो नेगेटिव, क्या आ जाएगी बच्चों 0। ओके, moving to the next question, microscope is focused on a mark on a piece of paper and then slab। अच्छा, ये यहां पर हमारे पास एक मार्क है बेटा, और मान लो ये हमारे पास एक माइक्रोस्कोप, अरे बाप रे, मान लो ये हमारे पास एक माइक्रोस्कोप, ये हमारे पास माइक्रोस्कोप है, ये इसको फोकस कर पा रहा है, यानी कि ये जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस पे अगर है तो फोकसिंग अच्छी है। अब कहता है कि स्लैब को हमने इसके ऊपर रख दिया बेटा, तो सॉरी, एक स्लैब को हमने इसके ऊपर ऐसे रख दिया जिसकी थिकनेस कितनी है 3 सेंटीमीटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। जब ऐसा रखेंगे तो ये डॉट हमें कितना ऊपर दिखाई देता है बेटा, ये एपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला क्या होता है, एपरेंट डेप्थ होता है एक्चुअल डेप्थ डिवाइड बाय म्यू, 3/1.5 2 सेंटीमीटर। तो ये कितना ऊपर शिफ्ट हुआ बच्चों, x कितना, सॉरी ये y कितना आ जाएगा बच्चों, y आ जाएगा 3 - 2 1 सेंटीमीटर। कितना शिफ्ट हुआ 1 सेंटीमीटर।
अब कहता है हाउ शुड द माइक्रोस्कोप बी मूव्ड टू गेट द मार्क इन फोकस अगेन। अगर हमें फोकस में से अगेन लेके आना है तो इस पॉइंट से अब डिस्टेंस क्या होना चाहिए, x। अगर x होना चाहिए तो जितना ये मूव हुआ है उतना ही इसको भी मूव होना पड़ेगा। तो कितना मूव होना पड़ेगा बेटा इस माइक्रोस्कोप को, 1 सेंटीमीटर मूव होना पड़ेगा, 1 सेंटीमीटर अपवर्ड। फोकसिंग का यहां सिर्फ मतलब है कि डिस्टेंस उतना होना चाहिए। तो अगर ये वाला डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर शिफ्ट हो गया तो ऊपर वाला भी 1 सेंटीमीटर शिफ्ट हो जाएगा। तो माइक्रोस्कोप कितना एडजस्ट होगा बच्चों, 1 सेंटीमीटर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बीम ऑफ लाइट composed of red green rays is incident obliquely at a point on the face of rectangular glass slab। एक रेक्टेंगुलर, ओह माय गॉड सॉरी, एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है बच्चों। यहां पर एक बीम जिसके अंदर रेड कलर भी है और ग्रीन कलर भी है, when coming out of the opposite parallel face। अब अगर आप देखें रेड की वेवलेंथ ग्रीन से ज्यादा है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ज्यादा होगा। तो क्या होगा बच्चों, रेड हमारे पास कुछ इधर जाएगा और ग्रीन हमारे पास किधर आएगा बच्चों, कुछ इस तरफ। ग्रीन हमारे पास कुछ इधर आएगा बच्चों, क्लियर है। बट जब ये बाहर निकलेंगे, जब ये बाहर निकलेंगे तो हमने क्या पढ़ा हुआ है बच्चों, जो हमारे पास बाहर निकलती हैं रेज वो क्या होती हैं, वो इंसिडेंट रे के पैरेलल होती हैं। तो ये दोनों हमारे पास फिर से क्या होंगी बेटा, पैरेलल होंगी। ये वाली कौन सी है, रेड है, और ये वाली कौन सी है, ग्रीन है। समझ में आई बेटा बात। तो क्या आएगा बच्चों यहां पर, 2 पॉइंट्स प्रोपेगेट इन डिफरेंट, सॉरी 1 पॉइंट प्रोपेगेट इन द सेम डायरेक्शन। नो बेटा, जब ये बाहर आएंगी 1 पॉइंट से आएंगी, 2 पॉइंट से आएंगी, प्रोपेगेटिंग इन 2 नॉन पैरेलल डायरेक्शन, गलत। 2 पॉइंट 2 डिफरेंट पैरेलल डायरेक्शंस, बिल्कुल सही। 1 पॉइंट, गलत। तो आंसर क्या आएगा बच्चों, सी ऑप्शन। 2 पॉइंट से बाहर आएंगी और दोनों की डायरेक्शन क्या होंगी, पैरेलल होंगी। क्लियर है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अ टेलीस्कोप हैज ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर डायामीटर, 10 सेंटीमीटर डायामीटर है, situated at a distance of 1 kilometer from 2 object। minimum distance between these 2 object which can be resolved। oh my god, ये हमारे पास रिजॉल्विंग पावर के ऊपर आ गया है। सॉरी बच्चों, ये मुझे लास्ट में डिस्कस करना था बट ये पहले बीच में आ गया है, तो यहां पर भी डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट में ये फिर आएगा तो वहां पर हम इसे स्किप कर देंगे। क्लियर है। तो क्या होगा यहां पर, या फिर ऐसा करते हैं, इसे होल्ड ऑन कर लेते हैं, इसको मैं यहां से कट कर लेता हूं, लास्ट में इसे फिर से हम सॉल्व कर लेंगे। अगर ये वहां पर हुआ तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो हम इसे फिर से सॉल्व कर लेंगे। तो क्या है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इक्विकन्वेक्स लेंस इज कट इनटू 2 इक्वल हाफ्स अलोंग दिस एंड दिस। हमने पहले भी बात की थी बेटा, पहले हमने जो कट किया था वो कौन से एक्सेस के अबाउट कट किया था, जो प्रिंसिपल एक्सेस से पास कर रहा है। बट यहां पर हम जो कट कर रहे हैं दोनों एक्सेस से कट कर रहे हैं बेटा। कहता है लेट एफ बी द फोकल लेंथ ऑफ द कंप्लीट लेंस, एफ कंप्लीट है, ऑफ ईच हाफ इन केस 1 एंड ईच हाफ इन केस 2। ओके, पहले केस में ऐसे कट किया है, ये केस 1 है बच्चों, ये क्या है हमारे पास केस 1, ऐसे कट किया है हमने। तो क्या होगा बेटा, एफ डैश हमारे पास एफ के बराबर रहेगा, बिल्कुल सर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम देखें केस 2, केस 2 में ऐसे कट किया है तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, अब प्लेनो कन्वेक्स। अब अगर हम देखें तो ये होती है r/2 μ-1 और प्लेनो कन्वेक्स की फोकल लेंथ होती है r/μ-1। तो ये क्या हो गया, 2 टाइम f हो गया। तो क्या आएगा बच्चों, f डैश इज इक्वल टू f एंड f डबल डैश इज इक्वल टू 2। क्लियर है, समझ में आई सबको बात। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अ कन्वेक्स लेंस इज डिप्ड इन अ लिक्विड हुज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल।
इसके बिल्कुल सिमिलर आया था जिसमें हमने कहा था ऐसे लिक्विड में डाला है कि वो एक ग्लास स्लैब की तरह एक्ट करता है, तो फोकल लेंथ क्या होगी। इसमें कहता है कि इक्वल रिफ्रैक्टिव तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। यहां पर इक्वल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में डाला है तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, म्यू बाय म्यू माइनस 1, यहां पर 1/r1 माइनस 1/r2, ये हो गई 0, तो फोकल लेंथ हो गई इंफिनिटी। फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, बिकम इनफाइनाइट। ओके बच्चों, बड़े आसान आसान क्वेश्चन है, छोटे छोटे। ये वाला क्वेश्चन आपको फिर तंग कर सकता है बच्चों। देखें जरा, टफ क्वेश्चन आया हुआ है। यहां पर अगर ये 45 डिग्री पे स्ट्राइक करता है तो यहां पर एंगल आर है, ये 90 डिग्री होगा, तो ये वाला एंगल होगा बच्चों 90 माइनस आर। यहां TIR हो रही है तो ये 90 माइनस आर ये किससे बड़ा होना चाहिए, थीटा सी से। अगर आप साइन एंगल ले लें दोनों साइड से तो 90 माइनस आर इज ग्रेटर देन साइन थीटा सी। तो क्या आ जाएगा बच्चों यहां पर, कॉस आर 1/म्यू। यहां पर आप क्या ले सकते थे बेटा, जब भी हमारे पास हम TIR की कंडीशन लिखते हैं तो हम लिखते हैं आई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू थीटा सी। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ये इक्वेशन 1 है। अब अगर आप इस पॉइंट पे P पॉइंट पे लगाएं तो इंसिडेंट एंगल है 45 डिग्री, रिफ्रैक्शन कितना है साइन आर, ये 1/√2 आ गया, ये म्यू। अब हमें कॉस आर पता है, साइन आर नहीं पता, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चों, 1। तो साइन थीटा किसके बराबर आएगा, √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो आपने क्या लिख दिया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर आर। तो ये क्या बच गया, 1/√2 म्यू। ये क्या है बच्चों, 1 माइनस म्यू का स्क्वायर। दोनों साइड स्क्वायरिंग ले लीजिए बेटा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या बचेगा 1/2 म्यू स्क्वायर, 1 माइनस 1/म्यू। इधर ले आए बेटा इसे, तो ये क्या बच जाएगा हमारे पास, गौर से देखिए यहां पर कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है, हाँ थोड़ी सी यहां पर गड़बड़ है। देखिए ये 1/म्यू स्क्वायर था यहां पर, सॉरी यहां पर हमने इसको ऐसे रखना था बेटा, क्योंकि हमें रिलेशन डेवलप करना था। तो कॉस स्क्वायर आर, ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर आर, तो कॉस स्क्वायर आर क्या आ गया, 1 माइनस 1/2 म्यू स्क्वायर। अब कॉस स्क्वायर आर किससे बड़ा है बेटा, 1/म्यू से बड़ा है। तो कॉस स्क्वायर आर किससे बड़ा होगा बच्चों, 1/म्यू स्क्वायर से बड़ा होगा। तो ये आएगा 1 माइनस 2 म्यू स्क्वायर, ये आ जाएगा 1/म्यू स्क्वायर। ये बच्चों क्या बनेगा, उधर जाके 1/म्यू स्क्वायर प्लस 1/2 म्यू स्क्वायर। कैलकुलेशन बहुत है, अगर आप गौर से देखें तो म्यू स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 3/2। तो म्यू शुड बी ग्रेटर देन, यहां पर क्या आएगा बच्चों, यहां से आप क्या लिख सकते हैं, यहां से आप रिजल्ट लिख सकते हैं बेटा, जो म्यू है दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू √3/2। ओके, तो क्या आंसर आ रहा है, √3/2। समझ गए बेटा, क्लियर है, लेंथी है बट आपको करना यही पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। अब बल्ब इज लोकेटेड, ये क्वेश्चन ही गलत है बेटा, ये आपको कहना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन हमारे पास गलत है, क्योंकि इसमें कुछ भी ऐसा नहीं दिया गया था जिसको यूज करके हम सॉल्व कर पाए। कहता है यहां पर एक बल्ब है, एक बल्ब लगा हुआ है और इसके सामने यहां पर एक दीवार है और बीच में कन्वेक्स लेंस। कहता है जो दीवार है वो d डिस्टेंस पे। अब कहता है द रिक्वायर्ड फोकल लेंथ, इमेज बनानी है। ये कहा ही नहीं कैसी इमेज, सेम साइज की, बड़ी, छोटी, कैसी इमेज बनानी है कुछ नहीं दिया गया। अगर हम इसको बाय डिफॉल्ट ये मानते हैं कि सेम साइज इमेज बनानी है, अगर सेम साइज इमेज बनानी है तो ये कब बनती है, जब ये डिस्टेंस 2f और ये डिस्टेंस भी 2f होता है। तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा बच्चों हमारे पास, f/2। तो फोकल लेंथ हमारे पास क्या आ जाएगी, सॉरी डिस्टेंस किसके बराबर आ जाएगा बच्चों, 2f के बराबर। तो फोकल लेंथ आ जाएगी d/2 और यही आंसर इन्होंने दे रखा। तो क्या है इसमें, बाय ये चीज मिसिंग थी बेटा, क्वेश्चन में दिया जाना चाहिए था कि इमेज ऑफ सेम साइज टू बी ऑब्टेन्ड, देन ओनली यू कैन आंसर। अदरवाइज इस क्वेश्चन का डाटा हमारे पास इनसफिशिएंट है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्या कहता है,
रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ थिन प्लेनो कन्वेक्स लेंस इज 10 सेंटीमीटर ऑफ कर्व्ड सरफेस एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.5. प्लेन सरफेस इज सिल्वर्ड. ओ माय गॉड, सिल्वरिंग ऑफ लेंस के ऊपर बेस्ड भी क्वेश्चन आ रखा है और देखिए कितनी पहले 2000 में आ रखा है. ये कहता है कि इस सरफेस को हमने कर दिया सिल्वर. ओके, फोकल लेंथ ऑफ प्लेनो कन्वेक्स क्या होती है बच्चों? ये होती है 1/f म्यू माइनस 1/r माइनस 1/इंफिनिटी. तो म्यू माइनस 1/r आप लिख सकते हैं 1/20. म्यू की वैल्यू 1.5, रेडियस 10 सेंटीमीटर. तो इक्वलेंट फोकल लेंथ का क्या होता है बेटा केस? सिल्वरिंग ऑफ लेंस में इक्वलेंट फोकल लेंथ हम यहां पर लिखते हैं क्योंकि ये होल सिस्टम एज अ मिरर एक्ट करता है, तो पावर को लिखा जाता है माइनस. इज इक्वल टू, क्योंकि ये रे पहले लेंस में से पास करी फिर लेंस में से पास करी, 2 बार लेंस में से पास करती है तो लेंस का फोकल लेंथ, प्लस 1 बार मिरर में से पास करती है तो मिरर, क्योंकि पावर ऑफ मिरर क्या होती है -1/fm, तो हमने यहां लगा दिया -1/fm. बट मिरर क्या है? प्लेन. प्लेन मिरर की फोकल लेंथ क्या होगी? इंफिनिटी. तो 1/f क्या है? 0. यहां आएगा 2/20 माइनस f इक्वलेंट. तो f इक्वलेंट कितना आ गया बच्चों? -10 सेंटीमीटर. -10 सेंटीमीटर हमारे पास आ गया है. तो माइनस का मतलब इट इज एक्टिंग एज अ कनकेव मिरर. माइनस का मतलब है इट इज एक्टिंग एज अ कनकेव मिरर. क्लियर है भी? नोट कर लेंगे. मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है? देखिए जरा. पर्सन इज 6 feet टॉल. हाउ टॉल मस्ट अ वर्टिकल मिरर बी रिक्वायर्ड टू सी फुल लेंथ? कितनी चाहिए होती है? स्माइल आ जानी चाहिए सबके चेहरे पे. लेंथ ऑफ मिरर रिक्वायर्ड इज हाफ ऑफ हाइट ऑफ पर्सन. तो 6 feet डिवाइड बाय 2, तो ये आएगी 3 feet. ये तो सबको याद ही होता है. टू सी फुल इमेज ऑफ योर बॉडी यू नीड अ मिरर ऑफ half of its length of your body. Moving to the next question बच्चों, कहता है रेडिश अपीयर. जो रेडिश अपीयरेंस है वो किसकी वजह से होती है? रेडिश अपीयरेंस ऑफ सन एट सनराइज एंड सनसेट किसकी वजह से होती है? सिर्फ रेड लाइट हमारे पास पहुंच पाती है, बाकी लाइट क्या होती है? स्कैटर हो जाती है. तो क्या रीजन होता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट. Okay, moving to the next question. Air bubble in a glass slab is 5 centimeter deep when viewed from one face. एक ग्लास स्लैब है बेटा, इसके अंदर एक एयर बबल है. एक साइड से देखते हो, मान लो x डिस्टेंस पे था, तो कितना डिस्टेंस अपीयर होता है बेटा? एपरेंट क्या हो जाएगा? x/μ. कितना है? 5 सेंटीमीटर. तो x कितना हो गया बेटा? 5 × 1.5 7.5 सेंटीमीटर. दूसरी साइड से देखते हो तो कितना दिखाई देता है बेटा? मान लो ये y था, तो ये y डैश कितना दिखाई दे रहा है आपको? y/μ कितना है? 2 सेंटीमीटर. तो y कितना आएगा बेटा? 3 सेंटीमीटर. तो ये था 7.5, ये है 3. तो टोटल थिकनेस ऑफ स्लैब कितनी हो गई बच्चों? 10.5 सेंटीमीटर. आप देख सकते हैं बेटा, मैंने काफी बार ये टेस्ट में डाला है, बट बहुत सारे बच्चे इसे सॉल्व नहीं कर पाते. 2000 में भी इतने टफ क्वेश्चन नीट में ऑप्टिक्स में से आ चुके हैं. और आप देखें अभी तक जो ऑप्टिक्स के क्वेश्चन है वो बिल्कुल ऐसे नहीं है कि बहुत ही आसान है, सीधा फॉर्मूला बेस पूछे हैं, आपको कैलकुलेशन की जरूरत पड़ती है. क्लियर है बच्चों? कोई दिक्कत परेशानी? मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन. रेनबो इज फॉर्म. रेनबो कैसे फॉर्म होता है? रेनबो इज फॉर्म डिस्पर्शन एंड TIR, बिल्कुल सही. रिफ्रैक्शन एंड अब्जॉर्प्शन, डिस्पर्शन एंड फोकसिंग, रिफ्रैक्टिंग एंड स्कैटरिंग. तो पहला ही आंसर हमारे पास यहां बन जाएगा. क्लियर है? नेक्स्ट अब हमारे पास है बेटा क्वेश्चंस बेस्ड ऑन रिजॉल्विंग पावर एंड लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन. पहले हम ये देखें कि जो एक क्वेश्चन हमने छोड़ा था वो इसमें आ जाएगा बेटा. अगर आप देखें तो वो 2004 का था, सो दैट नहीं तो मैं उसे कॉपी करूं. ये रहा वो क्वेश्चन, यहां पर फिर से अवेलेबल है, तो कोई टेंशन नहीं है बेटा. जो हमने एक क्वेश्चन ऊपर छोड़ा था, तो यहां पर है लिमिट रिजॉल्विंग पावर एंड लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन.
तो क्वेश्चन देखेंगे बेटा, अज्यूम दैट लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर इज कमिंग फ्रॉम अ स्टार, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ टेलीस्कोप। मैं इसको थोड़ा इनलार्ज कर लेता हूं क्योंकि एक बच्चे ने मुझे सजेस्ट किया था कमेंट बॉक्स में कि आप थोड़ा सा फॉन्ट बड़ा कर दिया करिए। जिन क्वेश्चन में पॉसिबल है मैं वो जरूर करूंगा। ऐसी अगर आपकी और सजेशंस हैं तो आप बेटा कमेंट करना ना भूलें, कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बेटा। इतनी मेहनत आप लोगों के लिए की जाती है पूरी टीम की तरफ से, तो वो तभी हमारे लिए रंग लाएगी जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट है, जब आप इस वीडियो को देखकर नीट में अगर आप कुछ क्वेश्चन भी कर पाए कि हाँ यार ये हमने वो वीडियो देखी थी उसमें ऐसे किया हुआ था, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट और ये सबसे बड़ी सक्सेस होगी बेटा। दिल से ये हमारी जीत होगी। ओके, तभी ये वीडियोस बनाई जा रही हैं क्योंकि PYQ कुछ बच्चे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो वो इन वीडियोस को देख के एक आइडिया ले सकते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और इस वीडियो को 2-3 बार देखने के बाद वो थोड़ा और ज्यादा कॉन्फिडेंस गेन कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों? लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। क्या कह रहा है? लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ टेलीस्कोप। लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन क्या होती है बेटा? डेल्टा थीटा 1.22 लैम्डा बाय डायामीटर। 1.22 लैम्डा कितना है बेटा? 600 नैनोमीटर। डायामीटर कितना है बेटा? 2। सिंपली इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए बेटा, क्या बच जाएगा? ये बचा 300, ये है 3.66 इंटू 10⁻⁻⁷। तो क्या आंसर आ जाएगा बच्चों? ए ऑप्शन। क्लियर है? मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, इसको भी मैं थोड़ा सा इनलार्ज कर देता हूं। कहता है रेशियो ऑफ रिजॉल्विंग पावर ऑफ एन ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर क्या होती है बच्चों? 2 म्यू साइन थीटा डिवाइड बाय 1.22 लैम्डा। तो जो रिजॉल्विंग पावर है वो वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो R1 बाय R2 क्या होगा? लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1। लैम्डा 2 है 6000, लैम्डा 1 है 4000 एंगस्ट्रॉम। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? 3/2। ओके, क्लियर है? मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, कहता है एंगुलर रेजोल्यूशन ऑफ अ 10 सेंटीमीटर डायमीटर टेलीस्कोप वेवलेंथ। वही सेम क्वेश्चन, एंगुलर रेजोल्यूशन बेटा, फॉर्मूला सब जगह वही लग रहा है, देख रहे हैं आप, सब जगह वही फॉर्मूला लग रहा है। 1.22 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻⁷। 5000 एंगस्ट्रॉम को क्या लिखा जा सकता है? 5 इंटू 10⁻⁻⁷। डायामीटर कितना है? 10 इंटू 10⁻²। क्या बन रहा है बच्चों? ये बनेगा हमारे पास, क्या बन रहा है? 6.10 10⁻⁻⁶ रेडियन। अब अगर मैं यूनिट डायमेंशन को यूज करूं, सिग्निफिकेंट फिगर को यूज करूं, तो इसका ऑर्डर क्या आना चाहिए था बच्चों? 10⁻⁵। बट ऐसी कोई ऑप्शन नहीं है, तो हम कौन सी ऑप्शन मार्क कर देंगे? 10⁻⁶, क्योंकि ये ज्यादा क्लोज है। बट अगर आप सिग्निफिकेंट फिगर को यूज करते हैं, राउंडिंग ऑफ को यूज करते हैं, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या आना चाहिए था? 10⁻⁵। अगर वो ऑप्शन होती तो वी मस्ट गो फॉर दैट ऑप्शन। क्लियर बात? मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ये वही क्वेश्चन आ गया है जो हमने पीछे कट किया था बेटा। क्या कहता है? ये क्वेश्चन बहुत परेशान करता है बच्चों को। कहता है कि टेलीस्कोप है जिसका ऑब्जेक्टिव लेंस है, डायमीटर दे रखा है 10 सेंटीमीटर। दो ऑब्जेक्ट जो है वो 10 किलोमीटर दूर पड़े हैं। आप देख सकते हैं बेटा, जो फोकल लेंथ है वो हमारी, जो डायमीटर है वो हमारा 10 सेंटीमीटर है, और जो डिस्टेंस है वो कितना है? 1 किलोमीटर, 1000 मीटर। दो ऑब्जेक्ट बेचारे यहां, एक यहां पड़ा है। कहता है इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है जिसको रिजॉल्व किया जा सकता है। अगर इन दोनों के बीच का जो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन है, उसी पे इन दोनों के बीच का मिनिमम डिस्टेंस है, जो हम इनको अलग अलग देख सकते हैं। तो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन और ये डिस्टेंस के बीच में क्या रिलेशन होगा? डेल्टा डी होगा बेटा। ये वाला डिस्टेंस अगर आर है तो आर इंटू डेल्टा थीटा। याद करिए क्या लिखा जाता है स्मॉल एंगल के लिए या फिर थीटा रेडियन के लिए? एल आर थीटा। यहां पर पुट करते वक्त ये बात ध्यान रखनी है
कि ये किस में है बेटा, रेडियन में। तो आर क्या आएगा बच्चों, 1 किलोमीटर। थीटा क्या आएगा, 1.22। लैम्डा कितना है, 5000 एंगस्ट्रॉम। और डायमीटर कितना है, 10 इंटू 10⁻⁷। अगर आप ध्यान से देखें, यही डाटा हमारे पास इस क्वेश्चन में था। तो सेम डाटा यहां पर है। अगर आप इसे देखेंगे तो क्या बनेगा बच्चों, ये बन जाएगा हमारे पास 10⁻3, 6.1 इंटू 10⁻⁻6। ये आता है 6 mm। ऑर्डर पूछा है इसने, क्या पूछा है, किस ऑर्डर में है, तो ये 6 mm के ऑर्डर में है। तो 6 mm का ऑर्डर कौन सा है, 5 mm। तो आंसर क्या आएगा, सी। कुछ बच्चे कहते हैं सर इसमें गलती है, गलती नहीं है बेटा, उसने क्वेश्चन में ऑर्डर ऑफ पूछा है तो वो एक करेक्ट आंसर बन पाएगा। मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी उसी की एक एप्लीकेशन है बच्चों। क्या कहता है हमारे पास, डायामीटर ऑफ ह्यूमन आई दिया गया है जो 2 सेंटीमीटर 2 mm है। डायामीटर हमारे पास 2 mm है, और जो पॉइंट है 2 जिनको हमने जस्ट रिजॉल्व करना है वो कितनी दूर पड़े हैं बेटा, 50 मीटर। और ये 50 मीटर डिस्टेंस बहुत लार्ज हो गया कंपेयर टू डायामीटर। तो 2 पॉइंट यहां पर पड़े हैं बेटा जिनको हमें रिजॉल्व करना है। तो इसके ऊपर भी फॉर्मूला हम कौन सा लगा देंगे, टेलीस्कोप का फॉर्मूला यहां पर लग जाएगा, क्योंकि टेलीस्कोप भी एक लेंस है, कन्वेक्स लेंस, जिसकी हमने रेजोल्यूशन देखी है। तो यहां पर भी हमारे पास कुछ वैसा ही है। तो नियरली ये हमारे पास क्या होगा, 1.22 लैम्डा बाय ए। ये आता है 1.22। लैम्डा कितना है, 5000 एंगस्ट्रॉम। 5000 एंगस्ट्रॉम को आप क्या लिख सकते हैं बेटा, 5 इंटू 10⁻⁻7। तो ये डायमीटर है 2 mm बच्चों। तो ये क्या बनेगा, गौर से देखिए, जब आप इसे कट करते हैं तो ये हमारे पास बनता है 1.52 सेंटीमीटर। तो 1.52 सेंटीमीटर अगर आप देखें तो कौन सा है इस ऑर्डर का बेटा, इस ऑर्डर का कौन सा है, ये है 1.25 सेंटीमीटर, सबसे पास वाला आंसर। तो यही हमारे पास क्या बनना चाहिए, हमारा करेक्ट आंसर बनना चाहिए। ओके बच्चों, तो ये था हमारे पास रे ऑप्टिक्स, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट एंड रिजॉल्विंग पावर। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो और आपने इस वीडियो को पूरा देखा हो, क्योंकि अगर आपने इसे पूरा देखा तभी आप जान पाएंगे कि कितने लेंथी या टफ क्वेश्चन रे ऑप्टिक्स में पूछे जाते हैं। बिल्कुल सिंपल या छोटे क्वेश्चन बहुत ही कम पूछे गए हैं रे ऑप्टिक्स में। ओके बच्चों, अगर आपने इसको स्किप करके देखा है तो पूरी वीडियो को जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो इस वीडियो में इतना ही था बेटा, जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू बेटा, बाय बाय, टेक केयर, कीप स्टडिंग, कीप स्माइलिंग।